देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा कंप्लीट हो गया था, बस दो पजल जैसा क्वेश्चन था, ये मैंने तुम लोग को सॉल्व करने के लिए बोला था। वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 5 मार्क्स का तो आएगा नहीं, ठीक है। अगर टाइम बचेगा तो हम करवा देंगे, नहीं तो करके देख सकते हो, आसान है, ठीक है। और ये 8 मार्क्स तक आता है ये वाला जो चैप्टर था, तो मार्क्स भी बता देते हैं देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या क्या चैप्टर है। और आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे उसमें 12 मार्क्स आता है, कभी कभी 16 मार्क्स भी आ जाता है। मतलब हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का जो स्टार्टिंग का 2 चैप्टर का बात करें, लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने खत्म किया उससे 8 मार्क्स आता है, ठीक है। और आज जो चैप्टर दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, इससे 12 से लेके कभी कभी 16 मार्क्स तक भी आ जाते हैं, फिर भी एवरेज 12 मान के चलो। तो टोटल ये 2 चैप्टर से ही 20 मार्क्स हो गया, ठीक है। ये 2 चैप्टर से 20 मार्क्स हो गया, इसीलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से 20 मार्क्स मतलब काफी होता है, ठीक है, कुछ कम नहीं है। और बाकी लॉजिकल रीजनिंग भी हमारा कंप्लीट होने को आ रहा है ऑफलाइन में जो हम लोग कर रहे हैं, तो उससे भी अच्छा खासा मार्क्स आता है। तो हम बता दे रहे हैं कैसे करके तुम लोग को रेडी करना चाहिए, ठीक है। तो देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर तुम लोग जैसे कभी स्टैटिस्टिक्स किए हो तो जैसे देखो हम लोग फॉर्मूला सीख गए, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखो यहाँ तो 5 नंबर 6 नंबर वाला क्वेश्चन होगा नहीं कि फॉर्मूला सीख लिए सॉल्व कर लिया आंसर आ गया, वो बात नहीं रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला भी सीखना पड़ेगा और उसके साथ साथ कंसेप्ट, क्योंकि उसके बेसिस पे ही एमसीक्यू आएगा, तभी 12 से 16 मार्क्स जो है तुम लोग कवर कर सकते हो। अगर सिर्फ सोचोगे कि क्वेश्चन आएगा वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ऐसा बात लेकिन नहीं होगा, ठीक है। इसमें हमें प्रॉपर्टीज वगैरह काफी ध्यान से पढ़ना है, इसीलिए हम इसको डिटेल्स में पढ़ाएंगे, नहीं तो तुम लोग इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे तब देखोगे तो पता चलेगा कि एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ हम लोग का यहाँ पर कोई वो बचपन वाला क्लास नहीं होगा कि अरिथमेटिक मीन निकाल लिया, ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। हमें सारी चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन से भी ज्यादा जो है हमें थियोरिटिकल पॉइंट जो मतलब प्रॉपर्टीज होता है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, जिसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर का नाम, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखो क्या बोला है, मेजर का मतलब क्या, मेजर का मतलब होता है किसी चीज को मापना, ठीक है। क्या मापना पड़ेगा, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल तो मतलब मिडिल, ठीक है। टेंडेंसी मतलब क्या, एक नेचर, मतलब टेंडेंसी होता है ना, तो वही। तो मेजर्स करना है हम लोगों को किस चीज का, डेटा, डेटा या ऑब्जर्वेशंस का जो टेंडेंसी है वो कैसा है। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो डेटा का जो टेंडेंसी होता है वो सेंट्रल के तरफ ही होता है। अब इसका मतलब क्या है, सेंट्रल के तरफ होता है, ये कैसे समझ में आएगा। जैसे मान लो कि 10th के क्लासरूम में, सपोज 10th के क्लासरूम में सपोज है 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स है। अब हम लोग अगर चाहे तो उनका हाइट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हाइट जो है इन सेंटीमीटर में हम लोग चाहे तो उसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब हाइट जो है, देखो नॉर्मली क्या होता है, बहुत लंबे लोग और बहुत ही शॉर्ट हाइट लोग, ये हमें कम देखने को मिलता है। इन जनरल हमें क्या देखने को मिलता है कि ना तो लोग ज्यादा लंबे हैं ना तो लोग ज्यादा शॉर्ट हाइट है। हाइट भी देख सकते हो, अगर वेट का भी देखो, ठीक है, वेट का भी देखो तो बहुत दुबले पतले, ठीक है। वेट को नॉर्मली हम लोग केजी में मेजर करेंगे, अगर हम लोग स्टूडेंट लोगों का वेट मेजर कर रहे हैं तो देखो बहुत मोटा इंसान भी हमें कम ही देखने को मिलता है, तभी तो हम लोग बोलते हैं ना देखो काफी ज्यादा ओवरवेट है, ठीक है। तो ओवरवेट और अंडरवेट ये हमें नॉर्मल बात नहीं है कि किसी को भी देखे अरे ओवरवेट पर्सन जा रहा है, रास्ते में देखोगे तो 10 इंसान को आते जाते देखे तो 10 ही 10 ओवरवेट है ऐसा नहीं दिखेगा, और 10 ही अंडरवेट है ऐसा भी नहीं दिखेगा, ठीक है। नॉर्मल जो होता है मतलब जो मिडिल, ना तो ज्यादा मोटा ना तो ज्यादा पतला, ठीक है, ना तो ज्यादा लंबा ना तो ज्यादा शॉर्ट हाइट। तो नॉर्मली देखो ये जो होता है ना ये एक्सेप्शनल केस होता है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा मोटा है, कोई बहुत ज्यादा दुबला है, कोई बहुत ज्यादा लंबा है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट हाइट है, ये सब एक्सेप्शनल होता है। तो इसीलिए मतलब अगर हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी ना इस बातों का ध्यान रखें तो हमें दिखेगा कि ऑब्जर्वेशन जो है वो सेंट्रल के तरफ ही क्लस्टर हो रहा है। मतलब जैसे हम लोग अगर मेजरमेंट कर रहे हैं सपोज हाइट का, ठीक है, हाइट का मेजरमेंट कर रहे हैं तो हाइट अगर देखेंगे मान लो कि 150 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मिनिमम है, ठीक है, और 170 सेंटीमीटर
सपोज ये 150 यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। 150 सेंटीमीटर जो है ये मिनिमम है। गुड मॉर्निंग असीम। गुड मॉर्निंग मैम। और 170 मान लो ये मैक्सिमम है, ठीक है। ये मिनिमम मिल गया, ये मैक्सिमम मिल गया। ये क्या लिखा है मैंने, हाइट, ठीक है। जब हम लोगों ने हाइट मेजर किया तो देखा सबसे कम हाइट वाला जो स्टूडेंट है वो 150 सेंटीमीटर है, सबसे ज्यादा हाइट वाला जो स्टूडेंट है वो 170 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बाकी लोगों का डेटा हमें कहाँ मिलेगा, ये मैंने बोला सबसे कम और सबसे ज्यादा, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों का डेटा हमें यहाँ पर मिल सकता है, लाइक 160, ये दोनों का जो है मिडिल, ठीक है। ना तो बहुत ही कम हाइट ना तो बहुत ही ज्यादा हाइट, दोनों का मिडिल वाला डेटा हमें सबसे ज्यादा मिलेगा। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट को ऐसे एड ऑन करेंगे ना, तो और उससे जो कर्व बनेगा वो ऐसे देखने में होगा, ठीक है। ऐसे मतलब यहाँ सबसे कम, मैक्सिमम और मिनिमम में कम, मिडिल में सबसे ज्यादा, मिडिल में सबसे ज्यादा हमें जो है डेटा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कौन सा वैल्यू है, इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर वैल्यू, ठीक है। इसीलिए चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंटर मतलब क्या होता है, सेंटर बोल लो या एवरेज बोल लो, ठीक है। ये एवरेज है, ये ऐसा एक वैल्यू है, देखो ये ऐसा एक वैल्यू है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, इट प्रेजेंट्स द सेंट्रल टेंडेंसी of observation और डेटा, ठीक है। ये मतलब डेटा या ऑब्जर्वेशन का सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करता है, ठीक है। तो 160 के आसपास लोगों का हाइट होगा, ठीक है। ना तो 150 होगा ज्यादा लोगों का, ना तो 170 होगा नहीं, मतलब इतना ज्यादा नहीं होगा। ऐसे मान लो तुम लोग अगर मेजर करना चाहते हो कि अभी हम लोग 20% का वेट मेजर करेंगे, ठीक है। तो वेट मेजर अगर करोगे तो देखना, अगर 20% का या फिर यहाँ पर स्टूडेंट लोगों का वेट मेजर कर रहे हो, मान लो सबसे ज्यादा जो जिसका वेट है वो है मान लो 90 केजी, ठीक है। लेकिन 90 केजी वाला ज्यादा नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। और मान लो सबसे कम अगर किसी का है वो है 30 केजी, ठीक है, मतलब बहुत ही थीन, ठीक है, 30 केजी। तो ये भी हमें ज्यादा नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, इन दोनों के मिडिल का डेटा मिल सकता है। मतलब ना तो लोग ज्यादा दुबले होते हैं ना तो ज्यादा मतलब ओवरवेट होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये इसका मिडिल मान लेते हैं 60 केजी, ठीक है। 60 केजी के आसपास मैक्सिमम लोगों का हम लोग को डेटा मिल सकता है। 60 केजी के आसपास हमें मैक्सिमम लोगों का डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मिडिल का डेटा हमें मिल रहा है ना, अब ये कैसे मेजर करें, 160 60 ये कैसे मेजर करें, उसी को वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मेजर्स करना है क्या चीज को, सेंट्रल टेंडेंसी को, किस चीज का, डेटा का। अब कैसा डेटा, जिस चीज का ऑब्जर्वेशन हम लोग ले रहे हैं, लाइक हाइट का हो सकता है, वेट का हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट का। जैसे तुम लोग बिजनेस साइकिल तो पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में, या पढ़ोगे जो भी हो, या कभी अगर सुना होगा, तो बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट पहले कम रहता है, ठीक है। उसके बाद जो बूम पोजीशन होता है सबसे ज्यादा में चला जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे डाउन हो जाता है। बिजनेस साइकिल तो ऐसे ही चलता है ना, मतलब पहले कम, फिर धीरे धीरे अप्स हो रहा है, फिर एकदम जो है सेंट्रल पॉइंट में सबसे ज्यादा होता है, फिर कम होते जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट का मेजरमेंट, तो ये मैंने क्या बताया, प्रॉफिट का मेजरमेंट। किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी देखोगे तो जब मान लो बिजनेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद ये देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, ये मैंने प्रॉफिट का बताया। जैसे यहाँ पर हाइट वेट, यहाँ प्रॉफिट भी लिखते, इसके बाद तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाला मैंने प्रॉफिट का एग्जांपल लिया है, ठीक है। प्रॉफिट मतलब रुपीज में जिसे हम लोग मेजर करेंगे। तो अगर हम लोग प्रॉफिट का मेजरमेंट कर रहे हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, और मान लो वो बंद भी हो गया सपोज, और उसके बाद हम लोग उसका प्रॉफिट मेजरमेंट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट में जितना उसका प्रॉफिट था और ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पर सबसे कम, फिर उसके बाद ऐसे करके डाउन हो गया, और सबसे ज्यादा अगर प्रॉफिट दिखेगा तो हमें उनके मिडिल पीरियड में ही दिखेगा, ठीक है, मिडिल पीरियड में ही दिखेगा। तो इसको बोला जाता है जो है डेटा सेंटर के तरफ क्लस्टर्ड होता है। सेंटर का वैल्यू हमें कैसे निकालना है, एक अलग अलग मेजरमेंट के साथ, जिसमें एक मेजरमेंट तुम लोग को काफी अच्छे से पता है, दैट इज एवरेज, ठीक है। एक मेजरमेंट तुम लोग को पता है, दैट इज एवरेज, जो तुम लोग बचपन से करते हो, एवरेज निकालते हो, ठीक है। तो एवरेज जो है ना, सिर्फ तुम लोग जो एवरेज सीखे हो वही नहीं है, एवरेज जो है अलग अलग टाइप्स होता है, ठीक है।
टाइप्स ऑफ एवरेज होता है, टाइप्स ऑफ एवरेज, ठीक है। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में हम लोग एक ही तरह का एवरेज नहीं सीखेंगे जो तुम लोग करते हो। तुम लोग कैसे एवरेज करते हो, जैसे मान लो मैंने रैंडमली हम कुछ डेटा ले लेते हैं लाइक 10, 9, 3, ठीक है, और 15, इसका अगर एवरेज निकालने बोले तो तुम लोग कैसे निकालते हो, ये 10 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 15 कर दिया, डिवाइडेड बाय कितना करोगे, बोलो डिवाइडेड बाय कितना करोगे, एवरेज निकालना तो आता होगा, बोलो डिवाइडेड बाय कितना करना चाहिए, एवरेज निकालना नहीं आता है। 10, 9, 3, 15 दिया, इसका एवरेज निकालो। बचपन में नहीं पढ़े हो, जैसे मान लो कि 7 डेज का जो है रेनफॉल का डेटा दे दिया है, उससे हम लोग क्या निकालते हैं कि एवरेज रेनफॉल क्या था, तो एवरेज कैसे निकालते हो, जितना सारा डेटा है डिवाइडेड बाय उतने, मतलब 1, 2, 3, 4 ऑब्जर्वेशन से डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए। तो 10 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 15, ठीक है, 37 डिवाइडेड बाय 4, तो डिवाइडेड बाय 4 करने पे निकल के आता है 9.25, ठीक है, ये 9.25 आ गया। ये क्या हो गया, इस ऑब्जर्वेशन का, अब ये कोई भी चीज का ऑब्जर्वेशन है, जैसे मान लो ये मार्क्स का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि 4 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट को कितने नंबर मिले हैं आउट ऑफ 20, तो किसी को 10, किसी को 9, किसी को 3, किसी को 15, तो एवरेज 9.25 हो गया, ठीक है। एवरेज निकाला जाता है इस तरीके से। तो ये जो प्रोसेस है ये तो तुम लोग को पता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ इतना सा ही नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स ऑफ एवरेज पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है, ये जो है इसको स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं एएम, यानी कि एरिथमेटिक मीन, हम लिखवा देते हैं। एरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, जियोमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम पढ़ा देते हैं, देखो कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ पर कुछ डेफिनेशन तो होगा, वो हम बता देते हैं, रुको, ये रहा। Central tendency may be classified, may be defined as the tendency of a given set of observation to cluster around a single central or middle value, and the single value that represents the given set of observation is described as measures of central tendency और लोकेशन और एवरेज, ठीक है। ये वाला हो गया सेंट्रल टेंडेंसी का डेफिनेशन, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये क्या है, ये टेंडेंसी है किस चीज का, जो गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहेगा। जैसे कि मैंने सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लो मैंने बोला यहाँ पर कि कितना वेट है, 30 है, 31, 32, ऐसे करके मैंने बोला कि 30 से लेके 90 के अंदर स्टूडेंट लोगों का मैंने वेट मेजर किया। अब सारा वेट तो 100 स्टूडेंट का लिखना पॉसिबल नहीं, किसी का 30 है, किसी का 35 है, किसी का 40 है, लेकिन मैक्सिमम दिखेगा हमें 60 के आसपास ज्यादा डेटा होगा, ठीक है। मतलब अंडरवेट ओवरवेट ये दोनों ही हमें जो है मतलब मिनिमम देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम हमें नॉर्मल लोग ही ज्यादा देखने को मिलेंगे, ज्यादा स्टूडेंट का नॉर्मल वेट ही रहेगा। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और उसका टेंडेंसी को चेक करेंगे तो मैक्सिमम डेटा जो है सेंटर की तरफ क्लस्टर होगा, क्लस्टर अराउंड ए सिंगल सेंट्रल और मिडिल वैल्यू। तो सेंट्रल या मिडिल एक ही बात है। तो सेंट्रल या मिडिल वैल्यू में सारे डेटा जो है, क्लस्टर का मतलब होता है डेंसिटी, मतलब वो कितना ज्यादा एक जगह पे आ रहा है, दैट इज क्लस्टर। एंड द सिंगल वैल्यू, जो वैल्यू से पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोला जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखो इसका और एक एग्जांपल भी हो सकता है, तुम लोग जो है कोई मतलब 12 मान लो हो गया है तुम लोग का, ठीक है, 12 हो गया है, तो 12 का रिजल्ट लेके ही ना तुम लोग कॉलेज में एडमिशन लेने गए हो। तो जब एडमिशन लेने जाते हो तो तुम लोग को ये नहीं पूछा जाता होगा कि अकाउंट्स में कितना मिला, स्टैट में कितना मिला, या फिर जो भी सब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है, इंग्लिश में कितना मिला, या फिर जो भी सब्जेक्ट रहा होगा। तो इस तरीके से नॉर्मली तुम लोग फॉर्म फिलअप करते हो तो लिखते हो, लेकिन कोई अगर पूछेगा कि 12 का रिजल्ट क्या हुआ, तो एक एक नॉर्मली नहीं बताते, परसेंटेज बताते हो। तो वो परसेंटेज तुम्हारे पूरे होल रिजल्ट को डिफाइन कर रहा है। जैसे मान लो किसी को अगर मिला है फॉर एग्जांपल 60%, ठीक है, तो ये बता रहा है कि उसे ओवरऑल 60% मिला है, मतलब मैक्सिमम नंबर 60 के आसपास होगा, ठीक है। एवरेज करने से क्या आया, जैसे मान लो एक में मिला है 50, ठीक है, दूसरे में मिला है 55, एक में मिला है मान लो 4 सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, एक में मिला है मान लो 60 और एक में मिला है मान लो 75, ठीक है। अब इसको ऐड करो, 60 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे करके ही तो तुम लोग अपना परसेंटेज निकालते हो। अगर 4 सब्जेक्ट है तो उसको ऐसे करके ही तुम लोग परसेंटेज निकालते होगे। तो ये देखो, ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, यानी 60, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग पुट करें तो ये देखो, ये सबसे मिनिमम है, ठीक है, और ये सबसे मैक्सिमम है, मिनिमम और ये मैक्सिमम है। तो ये देखो, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, और सेंट्रल वैल्यू आ गया 60, मतलब हम लोग अगर इसे पुट करना है, सपोज इसे पुट करना है, तो ये हम लोग का
क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लो 50 आ गया, ठीक है, ऐसे करके अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 55, फिर यहाँ पर 60, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 75, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन मैंने तो बहुत ही कम लिया है, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन होगा तब पता चलेगा, ठीक है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, मैंने कम लिए, फिर भी देखो मेरा सेंट्रल वैल्यू क्या निकल के आया 60, तो मैक्सिमम डेटा देखो, ये देखो 60 55 है ना, मैक्सिमम डेटा मेरा क्या है सेंटर के तरफ ही है, मतलब 60 से हम ये 60% निकल के आए ना, तो इससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा मैक्सिमम सब्जेक्ट का वैल्यूज जो है वो 60 के आसपास है, देखो 60 के आसपास है, 60 है, 50 है, 55 है, ठीक है, 60 के आसपास है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये कैसे मेजर किया जाएगा, इसके लिए अलग अलग मेथड होगा, जैसे कि एरिथमेटिक मीन जो तुम लोग नॉर्मल एवरेज करते हो, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारे मेजर्स हमें सीखने पड़ेंगे। तो हम लिखवा देते हैं, देखो हमें कौन कौन सा मेजर्स पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या क्या मेजरमेंट होता है, क्या क्या हमारे पास टूल्स है, ठीक है, इसे टूल्स बोल सकते हैं ना। तो एक तो है एरिथमेटिक मीन, जो तुम लोग एटलीस्ट जो है 1-2 से तो पढ़ते ही होगे, एवरेज का कम से कम 1-2 से पढ़ते होगे, उतना नॉलेज नहीं होता है तब इंसान को कि एवरेज क्या है, लेकिन 2, 3, 4 ये सब में एवरेज का काफी क्वेश्चन होता है मैथ्स में, ठीक है। तो मीडियन, मोड, उसके बाद जियोमेट्रिक मीन, ये सब नहीं पढ़े होगे, ठीक है, या फिर कभी स्टैटिस्टिक्स किए हो तो किए हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो ये सभी जो है हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेगा, ये सारे टेक्निक हमें ये कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेंगे कि कैसे करके हम लोग निकाले कि डेटा का सेंटर वैल्यू क्या है। क्यों निकालना है सेंटर वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर के तरफ ही मैक्सिमम डेटा क्लस्टर होता है, ठीक है। अगर हम लोग 100 स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन, देखो यहाँ पर 3-4 डेटा से ना वो नहीं समझ में आता, अगर 100 स्टूडेंट का हम लोग हाइट लेंगे और उसको पुट करेंगे तो देखोगे मैक्सिमम हाइट जो है मिडिल में ही, मिडिल वैल्यू ही दिख रहा होगा, मतलब मिडिल का मतलब ये सबसे कम हाइट और सबसे ज्यादा हाइट, ये नॉर्मल बात है, नहीं दिखेगा तुम लोग को, सबसे कम वेट सबसे ज्यादा वेट के इंसान कम दिखेंगे या स्टूडेंट कम दिखेंगे। प्रॉफिट का भी बहुत कम प्रॉफिट और बहुत ज्यादा प्रॉफिट ये कभी कभार होता है, मिडिल वाले वैल्यू में हमें जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिट का डेटा दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिथमेटिक मीन, ठीक है। एरिथमेटिक मीन क्या होता है देखो, अच्छा इसके पहले यहाँ पर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम लोग कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम लोग दो तरीके से डिफाइन करेंगे, एक हो जाएगा अनक्लासिफाइड डेटा, दूसरा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरीके का होगा, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये मैंने क्या बोला कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने तरीके का होता है, ये हम लोग देखो बेसिक वाले में भी कर चुके हैं कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने तरीके का होता है। अब देखो यहाँ पर हम बताते हैं फिर से एक बार सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में। अच्छा, इसको हम लोग अनक्लासिफाइड को और एक नाम से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इसको हम लोग डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या, जैसे देखो मैंने क्या बोला, ये चार्ट डेटा का मुझे मैंने बोला एवरेज निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन का मतलब ये एग्जांपल से यहाँ पर लिख देते हैं, ये कैसे देखने में होता है। जैसे एग्जांपल में हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि कैलकुलेट एवरेज फॉर 10, 9, 315, सपोज ऐसे बोल दिया 10, 9, 3,
15। तो ये जो डेटा देने का तरीका है इसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है या फिर अनक्लासिफाइड डेटा है। लेकिन अगर हम लोग को ऐसे दे दे, फ्रीक्वेंसी तो हम लोगों ने पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी में कैसे होता है, एक एक्स का कॉलम होता है, एक एफ का कॉलम होता है, ठीक है। अब जैसे दे दिया 10, 9, 3, 15 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे दिया सपोज 4, 3, 4, 3, 5 और 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे होगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे देखने में होगा। ये सब हम एग्जांपल से समझा रहे हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर जैसे मान लो 10 to 20, ठीक है। फिर ले लिया 20 to 30, 30 to 40 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ले लिया सपोज 2, 7, 3, ठीक है। तो एंड सो ऑन। तो ये हो जाता है हम लोग का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ग्रुप में है डेटा। ये देखो एक ग्रुप ग्रुप ग्रुप, ठीक है, इसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी। और अगर डेटा इस तरीके से दिया हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। अगर इस तरीके से दिया है और सभी में हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है, कैलकुलेट एवरेज। तो पहले ये समझ लेते हैं कि किस तरीके का हमें कैलकुलेशंस दिया जा सकता है, कितने तरीके से हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आ सकते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हर एक तरीके के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एरिथमेटिक मीन और उस पे ये तीनों चीज का एप्लीकेशन सीखेंगे। तो एरिथमेटिक मीन क्या होता है, देखो एरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो एरिथमेटिक मीन अगर देखें, एरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब ही होता है एवरेज, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। एरिथमेटिक का मतलब होता है कि प्लस या फिर माइनस ऑपरेशंस, ठीक है। प्लस या माइनस ऑपरेशंस को बोला जाता है एरिथमेटिक। और प्लस माइनस करके अगर हम लोग किसी चीज का एवरेज निकालते हैं तो उसे बोला जाता है एरिथमेटिक मीन, ठीक है। एरिथमेटिक मीन का मतलब फिर क्या हो गया, एरिथमेटिक मीन का मतलब हो गया कि प्लस और माइनस इज एरिथमेटिक ऑपरेशन, एरिथमेटिक ऑपरेशन एंड मीन, ये वाला, ये जो मीन है, मीन का मतलब, मीन मीन्स एवरेज। एम इज, इसको हम एम लिखेंगे, एम इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कैसे करके एम निकालना है वो बता दिया। देखो एम इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर वही किया है। मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये सारे ऑब्जर्वेशंस का सम यानी टोटल कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया तो हमें मिल जाता है एवरेज, ठीक है। अगर हमारे पास डेटा इस तरीके से दिया हुआ है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर ऐसा कुछ डेटा है तो कैसे कैलकुलेट होगा, अगर ऐसा डेटा है तो कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस के लिए, ठीक है। तो ये लिख देते हैं अनक्लासिफाइड और डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। अनक्लासिफाइड और डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस के लिए फॉर्मूला कैसा होगा, उसके लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो यहाँ पर x बार इक्वल टू समेशन x, या फिर ऐसे लिखेंगे, पहले समेशन x बाद में लिखेंगे, x बार x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट करके xn, अभी लिखो हम समझा देते हैं, डिवाइडेड बाय n इक्वल टू समेशन x बाई n, ठीक है, xi। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये जो है, ये जो साइन है, ये साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो साइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है इस साइन को बोला जाता है बार, ठीक है। इस साइन को बोला जाता है सिग्मा, ठीक है। सिग्मा मतलब ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ये एक्चुअली ग्रीक साइन ही है, सिग्मा बोला जाता है। और इसको मतलब सिग्मा तो इसको बोला जाता है, ठीक है, लेकिन इसका
मतलब एक्टिविटी क्या है, ये जो साइन है इसका मतलब है सम करना, तो इसको हम लोग बोलेंगे समेशन। ठीक है, जब ये साइन यूज होता है मतलब ऑब्जर्वेशंस को सम करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये समेशन बताता है। सिग्मा का मतलब होता है समेशन करना यानी टोटल करना। ठीक है, छोटा छोटा बात ध्यान रखो, क्योंकि हम लोग जब एमसीक्यू करेंगे तब तुम लोग को पता चलेगा कि कितना जरूरी है। ठीक है, कितना जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। तो सिग्मा और ये हो गया समेशन। अब देखो मैंने क्या लिखा है, x1 x2 x3 डॉट डॉट करके xn और यहाँ पर लिखा है xi। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया था ना, जैसे अच्छा चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि फॉलोइंग आर द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ ए सैंपल ऑफ 9 वर्कर। 9 वर्कर का सैंपल स्टडी करके उनका डेली वेजेस हम लोग को पता चला इतना है। कंप्यूट द मीन वेज। अच्छा, जब सिर्फ मीन बोलेगा मतलब हमें हमेशा एरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तुम लोग को बोला मीन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एरिथमेटिक मीन, कितने तरीके का मीन होता है। ठीक है, अब देखो सिर्फ मीन बोल रहे हैं तो एरिथमेटिक मीन करोगे कि जियोमेट्रिक के हार्मोनिक, तो जब क्वेश्चन में सिर्फ मीन बोलेगा तो हमेशा एरिथमेटिक मीन, इस बात का ध्यान रखो या फिर कॉपी में लिख लो। जब भी क्वेश्चन में सिर्फ मीन बोलेगा तो ये एरिथमेटिक मीन को बताया जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो डेटा यहाँ पर गिवन है इसका हमें एवरेज निकालना है एरिथमेटिक मीन करके। ठीक है, तो मुझे बता सकते हो इसका एवरेज कितना होगा, कैसे करके निकालोगे? बोलो इसका एवरेज कितना होगा, क्या कैलकुलेट करके मुझे बता पाओगे, कैसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा? क्या तुम लोग बताओगे या फिर नहीं बता रहे हो? एटलीस्ट बताओ क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो? क्या इसका एवरेज तुम लोग निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो? कम से कम बता तो निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो? क्रिश, सोमनाथ, असीमा, नो रिस्पॉन्स। हेलो, तुम लोग एवरेज निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है चलो, सोमनाथ Yes, ma'am. কিছুই বলছো না তো, আছো ক্লাসে না নেই? ক্লাসে আছি। তো আমি যে বের করতে বলছি করছো করছো না, কিছুই বলছো না। এভারেজ এটা বলো কত হবে? এভারেজ বের করতে পারবে না? এক্ষুনি তোমার রেজাল্টের এভারেজ কিভাবে বের করেছো সেভাবেই করতে হবে। এই যে যদি এত এত নাম্বার পেয়ে থাকো সাবজেক্টে, তাহলে অ্যাড করে ডিভাইডেড বাই অতগুলো সাবজেক্ট করে এক্ষুনি তো শেখালাম, তাহলে এভারেজ বলো কত হবে? अच्छा हमें यहाँ पर लिख देते हैं। चलो पता नहीं मैंने कितना टफ काम दिया है तुम लोग को कि तुम लोग नहीं कर पा रहे हैं। 14.11 वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर बोला है कि 9 वर्कर का एवरेज, तो 58 प्लस 62 प्लस 48 प्लस मैम 62.44। 62.44, हाँ 62.44। ठीक है,
तो 58, 62, 48, 53 प्लस 70 प्लस 52, 60, 52, 60, 84, 75, 84, 75, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा 9, क्योंकि 9 वर्कर का डेटा है, ठीक है। अब ये इसको हम फॉर्मूला में बताने के लिए इतना कुछ बोल रहे हैं, देखो एक्स बार निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। एवरेज को बार से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर ये x1 कौन सा है, ये वाला x1 है, ठीक है। ये चीज समझाना चाहते हैं हम तुम लोग को, नहीं तो तुम लोग को कैसे समझ में आएगा कि x1 क्या हो रहा है। तो ये क्या है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4, x5, x6, x7, x8, x9, तो 9 तक है। यहाँ पर n क्यों लिखा, क्योंकि ये तो एक जनरल फॉर्मूला है ना, 1 से लेके कितना तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6, जितना सारा डेटा होगा तो n नंबर ऑफ डेटा जितने सारे होंगे। और यहाँ पर 9 आया, देखो यहाँ भी 9 आ गया, तो ये n यहाँ पर है। n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इक्वल करने से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर जितना आएगा इसका टोटल करने से हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसका टोटल आया 562 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। 562 डिवाइडेड बाय 9 यानी 62.44 ये आंसर आ रहा है, रुपीज आ रहा है, क्योंकि ये सब वेजेस है। तो अगर ऑप्शन में, ये भी बात सुन लो, ऑप्शन में तुम लोग का ऐसे दिया हुआ रहेगा 62.44, ऑप्शन बी में रहेगा रुपीज 62.44। अब जाके इस पे टिक करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। जाके अगर इस पे टिक करके आ जाओगे गलत हो जाएगा, तो आंसर ये वाला होगा। रुपीज है तो रुपीज में ही एवरेज निकलेगा, इसका मतलब तो ये नहीं कि उसका यूनिट ही हट जाएगा, तो रुपीज को हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एन का, यहाँ पर एन का मतलब क्या हो गया, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और समेशन किया हम लोगों ने, टोटल किया सारे वैल्यूज का, ठीक है। अब ये बताओ ये डिस्क्रीट हुआ कि नहीं, मैंने तो डिस्क्रीट के नीचे लिखा है, ये डिस्क्रीट हुआ, क्योंकि डिस्क्रीट में कोई फ्रीक्वेंसी वाला बात नहीं रहता है, ठीक है। अनक्लासिफाइड वाला हो गया। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, दैट इज ये वाला मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, इसका जो है रूल्स रेगुलेशंस भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वाला देखते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। अब लिखते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे मान लो, अब मैंने नाम तो लिखवा दिया, हम जस्ट अभी नाम को भूलो, ये मैंने लिखवा दिया हेडिंग, ताकि समझ में आए किस चीज का एग्जांपल है। अब हम नॉर्मल एक तुम लोग को डेटा दे रहे हैं, 10 10 10 14 14, ठीक है। उसके बाद 16 18 18 20, इसका एवरेज निकालो, इसका एवरेज निकालो, कैलकुलेट एवरेज। तो नॉर्मल तरीके से ही पहले निकालेंगे हम लोग, देखो कैलकुलेट एवरेज तो कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। फिर उसके बाद 14 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, ठीक है। अब चेक करते हैं कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 28 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 20, तो ये हो गया 114 डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ रहा है 12.114। गलत आया क्या, चलो चेक करते फिर से। ये हो गया 30 प्लस 28 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 20, अच्छा ये मैंने 30 लगा लिया शायद, हाँ 130 आएगा, ठीक है। 130 डिवाइडेड बाय 9, तो डिवाइडेड बाय 9 करने पे आता है 14.44 आ रहा है, चलो ठीक है 14.44 आ गया। तो ये तो मैंने नॉर्मल तरीके से कर दिया, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन सकता है, क्यों बन सकता है, क्योंकि 10 3 टाइम्स है, 14 2 टाइम्स है, ठीक है, 16 18 2 टाइम्स है, इस तरीके से है। तो क्यों ना हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करें, क्योंकि हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में ये तो पढ़ ही लिया है कि कैसे डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर एक डेटा एक से ज्यादा बार है तो हम लोग उसे फ्रीक्वेंसी से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में अगर डिफाइन करेंगे तो हमारा टेबल कैसे बनेगा, देखो एक्स को हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने फ्रीक्वेंसी। अब देखो 10 है, 14 है,
10 14, ठीक है, सिंगल बार लिखेंगे जो भी लिखना है, तो 10 फिर 14 16 18 20, 16 18 20, तो यहाँ पर लिख दिया 16 18 और 20। तो 10 कितने बार है, 3 टाइम्स है, तो फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगा। 14 का कितना लिखेंगे, 14 का लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स, ठीक है। 16 का कितना लिखोगे, 18 का कितना लिखोगे और 20 का कितना लिखोगे, बता पाओगे। 16 का 1 टाइम, 18 का 2 टाइम्स, 20 का 1 टाइम्स, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अच्छा, अब इससे एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल तरीका है। हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके जगह क्या हम लोग इसको अल्टरनेट तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 3, ठीक है, 10 इंटू 3, क्योंकि 10 को 3 टाइम्स ऐड करोगे तो भी 30 आएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 30 आएगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 इंटू 2, फिर 16 18 इंटू 2 और यहाँ पर लास्ट में प्लस 20 डिवाइडेड बाई हम लोग लिख देंगे 9, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस 9 ही है। देखो ऑब्जर्वेशंस काउंट करोगे तो 9 ही है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो भी आंसर 130/9 ही आएगा, ठीक है, और आंसर 14.44 ही आएगा, हम लोग का मेहनत कम होगा। तो 10 इंटू 3 कर दिया, तो 3 हम लोग का भी इस फ्रीक्वेंसी टेबल में निकला है, जिससे ये पता चलता है कि 10 3 टाइम्स यूज हुआ है। तो क्या किया हम लोगों ने, 10 इंटू 3 मतलब x इंटू एफ किया, मतलब हमें यहाँ एफ एक्स करने का जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 30, यहाँ पर लिख दिया 28, यहाँ पर लिखेंगे 16 36 और 20। अब इसको करेंगे ऐड, क्योंकि हम लोगों ने इसी डेटा को तो किया ऐड करके लिखा हुआ है, तो इसी को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो सेम वही 130 आएगा। डिवाइड कितने से करना है, जितने सारे ऑब्जर्वेशन है, अगर तुम लोग काउंट करोगे 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, गलत बात है। 10 3 टाइम्स है, तो 5 ऑब्जर्वेशन कैसे होगा, इंडिविजुअली कैसे काउंट करें, बिकॉज 10 3 टाइम्स है। तो ऑब्जर्वेशन को काउंट करने के लिए यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 9 आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग का x बार आ गया समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ, ठीक है। तो एफ एक्स हो गया 130 और समेशन एफ हो गया 9, यानी आंसर वही आ जाएगा 14.44। आंसर तो सेम आएगा, लेकिन अलग अलग फॉर्मूला हम बताने का कोशिश कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन एफ करना पड़ेगा। समेशन एफ का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज समेशन एफ। ये इस तरीके से होगा। तो देखो हम लोगों ने कौन सा सीखा, अभी ये वाला सीखा, ये वाला सीखा, ठीक है, ये, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला भी सीख लेते हैं। देखो ग्रुप फ्रीक्वेंसी में कैसे होगा, यहां पर लिखते हैं फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी। ग्रुप फ्रीक्वेंसी में कैसे होगा, यहां पर लिखेंगे क्लास, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप फ्रीक्वेंसी ऐसे होगा, जैसे मान लो 10 to 19 20 to 29 30 to 39 ऐसे दिया हुआ रहेगा, और एक फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ रहेगा, जैसे कि मान लो 5 4 और 2, ठीक है। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। अब एवरेज कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ तो हम लोग कर रहे थे एफ एक्स, तो यहाँ हम लोग कैसे कैलकुलेट करें कि ये 5 जो है ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, लेकिन कौन सा डेटा 5 टाइम्स है। जैसे यहाँ तो क्लियरली पता चल रहा है कि 10 3 टाइम्स है, ठीक है, 14 2 टाइम्स है, बट यहाँ पर नहीं पता चल रहा है कि ये जो 5 टाइम्स ऑकर्ड हो रहा है ये इनमें से कौन सा डेटा ऑकर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे डेटा है, 10 से लेके 19 तक का डेटा है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब बहुत सारा चीज होता है हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं नहीं ऐसे भी नहीं हो रहा है वैसे भी नहीं हो रहा है, तो कुछ बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज मिडिल वैल्यू, ठीक है, जो मतलब मिडिल का वैल्यू होगा। जैसे बार्गेन करते हैं कभी तब भी होता है ना दुकानदार के साथ, कि हम लोग कुछ एक बोल रहे हैं वो कुछ एक बोल रहे हैं, फिर हम लोग क्या मतलब कुछ ऐसा डेटा निकालते हैं ना, कुछ ऐसा प्राइस निकालते हैं ना, आपका ना हमारा, चलो ये वाला, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीड वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। ना तो हम लोग 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 में से किसको 5 से मल्टीप्लाई करें, ये कंफ्यूजन है। तो सबसे बेटर है कि इसका जो मिडिल वैल्यू है उसको हम लोग मेन मान लेंगे, ठीक है। तो मिडिल वैल्यू को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एक्स ऑफ एम से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे निकलेगा 10 + 19/2। मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को जब स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन सिखाया था तो मिड वैल्यू भी निकालना बताया था। मिड वैल्यू कैसे निकलता है, क्लास लिमिट का एडिशन, लोअर क्लास लिमिट और
अपर क्लास लिमिट, ठीक है, ये दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 या फिर क्लास बाउंड्रीज डिवाइडेड बाय 2 ऐसे करके निकलता है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना हो जाएगा, 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 14.5। फिर नेक्स्ट निकालेंगे 20 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2, 49 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 24.5, ठीक है। इसके बाद 30 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 69 डिवाइडेड बाय 2, तो 34.5। ये मिडिल वैल्यू निकला ताकि झगड़ा खत्म हो, मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें वो तो नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ तो एक हमें रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि हम लोग कैलकुलेशन कर पाए, ठीक है। जैसे कोई भी सिचुएशन होता है तो उससे निकलने के लिए कुछ तो रास्ता निकालना पड़ता है, तो ये मिडिल वैल्यू निकाल दिया, ठीक है, जिसे एक्सएम बोलेंगे। अब क्या हुआ, हम लोग को एक्स नहीं मिल रहा था। देखो अगर फ्रीक्वेंसी का ही बात करें तो हमें एक्स चाहिए जिससे हम लोग एफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एफ तो था बट हमें नहीं मिल रहा था एक्स। किसको एक्स माने, 10 को माने, 19 को माने, 11 को माने, 12 इसके अंदर तो ये सब भी डेटा है। तो हम लोगों ने क्या किया, मिडिल वैल्यू निकाल लिया, ये एक्स आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, ये कर सकते हैं। अब कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम कल सिखा रहे थे तुम लोगों को कि कैसे करके हम लोग मेमोरी प्लस करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, वही वाला चीज यहाँ भी हेल्प होगा। देखो टाइम बचना चाहिए, तो हम लोग कैसे करेंगे, करना क्या है हमें, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, फिर टोटल निकालना है। अब देखो कैलकुलेटर में कैसे होगा, 14.5 इंटू 5, ठीक है, हम एक बार लिख देते हैं 72.5, लेकिन तुम लोग को ऐसे नहीं करना है। 1 मार्क के लिए कितना टाइम दोगे, क्या 5-5 10-10 मिनट लगाओगे, तो फिर तो पेपर अगर पता भी होगा तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। फिर क्या करना है, m प्लस करना है, ठीक है, अपने कैलकुलेटर में करना है m प्लस, फिर 4 इंटू 24.5, तो ये निकल के आ गया 98, ठीक है, ये 98 निकल के आ गया। अब इसको हम लोग करेंगे मेमोरी प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पर 34.5 इंटू 2, तो ये निकल के आ गया 69, इसको भी हम लोग कर लेंगे मेमोरी प्लस। अब करेंगे मेमोरी रिकॉल, देखो कितना आंसर आया, 239.5, तो 239.5 यहाँ पर लिख दो, ठीक है, 239.5, और खुद से एक बार चेक करके देखो कि ये 239.5 हो भी रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। देखो 72.5, 98 और 69 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड नहीं, टोटल, ठीक है। तो ये देखो, ये अगर हम लोग कैलकुलेटर पे ही निकाल पा रहे हैं तो क्या हमें इसे अलग अलग लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पर तुम लोगों को तो ऑप्शन के ऊपर टिक करके आना है, सोल्यूशन करके आना नहीं है, तो ये शॉर्टकट लेना पड़ेगा। तो ये आंसर आया। अब ये तो हम लोग का एफ एक्स निकला, अब हम लोग निकालेंगे एवरेज, तो कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स एम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो हमेशा समेशन ऑफ एफ होना चाहिए। 239.5 और एफ कितना हो गया, 5 और 4 9 10 11, तो ये हो रहा है 11, तो 11 से डिवाइड कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 21.77, ठीक है। तो ये मैंने रैंडमली ऐसे ही डेटा लिया था, तो 21.77 ये हम लोग का आंसर आ गया। तो अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग इस तरीके से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है क्या, जैसे 14.1 मैंने दिखाया, ये वाला क्वेश्चन देखो 14.1.2, ठीक है, कंप्यूट द मीन वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ बीबीए स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये वेट दे रखा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है, हम लोग को मीन निकालने के लिए बोला है। क्या ऐसा क्वेश्चन हमारा आ सकता है, नहीं 1 मार्क के लिए ना ऐसा आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसे डायरेक्ट कोई कैलकुलेशन देगा, ठीक है, देखेंगे कैसा क्वेश्चन आता है। नॉर्मली इस तरीके का हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चंस देता नहीं है, लेकिन एक बार अगर मिडिल वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करके देखना चाहो तो देख सकते हो। हम ये बता रहे हैं कि अगर आ जाए तो शॉर्टकट में कैसे करना है। पहला बात है, इसको रिपीट लिखने का जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी और मिडिल वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे करके हम लोग शॉर्टकट में कर सकते हैं, ठीक है। 14.1.2, तो हम यहाँ पर नंबर लगा देते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए कौन सा क्वेश्चन। अब हम इतना प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए एफ ऑफ एफ एक्स और एफ चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर एफ ऑफ ऐसे बनाते हैं, पहले एक्स ऑफ एम बना लेते हैं, ठीक है। एक्स ऑफ एम कैसे बनेगा, मतलब मिडिल वैल्यू, तो 44 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2, ये देखो
44 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 46, ठीक है, मिडिल वैल्यू आ गया 46। अच्छा, उसके बाद 49 प्लस 53 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 51। अब इसमें भी एक शॉर्टकट है, ठीक है, क्या शॉर्टकट है, देखो ये पहला वाला आया 48, दूसरा वाला 46 और 51, ठीक है, इन दोनों में गैप कितने का आया 5। देखो यहाँ पर भी गैप ना 5 का है, 44 से 48 काउंट करो, 44, 45, 46, 47, 48, ये देखो 44, 45, 46, 47, 48, ठीक है, यहाँ पर कितने सारे डेटा है, 5 डेटा है, तो एक्चुअली अगर 5 ऐड करेंगे ना तो हम लोग का मिडिल वैल्यू जो है सेम आता जाएगा, या फिर तुम लोग डिवाइड करके भी देख सकते हो। ये हम एक शॉर्टकट बता रहे हैं कि अगर तुम लोग ऐसे माइनस करोगे ना, ये देखो 48 माइनस 44 करके क्लास लेंथ निकालोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्यों गलत आ रहा है पता है, बिकॉज यहाँ पर क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्रीज एक नहीं है, क्योंकि क्लास लेंथ को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, तो यहाँ पर क्लास बाउंड्री तो सही नहीं है ना, इसको निकालने के लिए हमें 0.5 एडलेस करना पड़ेगा, लेकिन हम इतना नहीं करवाना चाह रहे, इतना झमेला में नहीं जाना है, वो तो वहां पर थियोरिटिकली सीखना जरूरी था। क्वेश्चन आया था ना क्लास लेंथ कैसे निकालते हैं, तो तुम लोगों ने गलत बोला था, क्लास बाउंड्री का जो डिफरेंसेस होता है वो क्लास लेंथ होता है, क्लास लिमिट का डिफरेंसेस नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग इसको 0.5 करके करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, मतलब 0.5 करेंगे तो ये 43.5, फिर ये 48.5, फिर 48.5 से लेके 53.5 होगा, और इन दोनों का गैप देखो 5 आ जाएगा, ये देखो 48.5 से लेके 43.5 का गैप निकालो, 5 आ गया, सही गैप आ रहा है। लेकिन जब 48 और 44 को माइनस करोगे तो 4 आ रहा है, गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है, बिकॉज क्लास बाउंड्री का मतलब क्लास लिमिट का डिफरेंसेस नहीं है, क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस है, और बाउंड्रीज लिमिट हमेशा एक हो ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम लोग डिफरेंस 5 ऐड कर देना तो मिडिल वैल्यू हमारा सही आता जाएगा, या फिर नॉर्मल ऐड करके देख लो, जैसे इसके बाद वाला देख लो 54 और 58, ये देखो 54 प्लस 58 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 56, 5 ऐड करो। अब देखो 56 में 5 ऐड करो 61, चेक करके देखो 61 होता है कि नहीं। 59 प्लस 63 डिवाइडेड बाई 2, 61 हो गया। अच्छा, अब देखो 64 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया 66। अब इसमें 5 ऐड करो 66 ही आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब ये 69 प्लस 73 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 71, इसमें 5 ऐड करने से 71 होगा, ठीक है, 71 हो गया। तो क्या निकाल लिया हम लोगों ने, एक्स एम निकाल लिया। अब एफ तो क्वेश्चन में गिवन होगा, एफ दिया हुआ है 345798, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 345798, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है एक्स बार। एक्स बार कैसे निकलेगा, एक्स बार का तरीका है समेशन ऑफ एक्स एम एफ या फिर एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स, अगर एम नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है। अच्छा, अब इसका कैलकुलेटर में देखो कितना जल्दी कैलकुलेशन होगा, यहाँ पर हमें एफ एक्स अलग से निकालने का जरूरत ही नहीं है। कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मुझे हटाना पड़ेगा सारा मेमोरी को, मुझे खाली करना पड़ेगा, ठीक है, खाली कर दिया मैंने। तुम लोग के कैलकुलेटर में भी अगर है तो एमआरसी को 2 बार प्रेस करोगे, खाली हो जाएगा। अब क्या करना है, 46 इंटू 3, 46 इंटू 3 जितना आ गया, मेमोरी प्लस कर दो 138। अब चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन एग्जाम में लिखना नहीं है, अभी लिखने के लिए कर सकते हो। 138 आ गया, लिख के क्या होगा, क्योंकि हम लोगों को तो आंसर देना है ना, वो तो कैलकुलेटर में आ रहा है। तो ये मेमोरी प्लस कर दिया मैंने, मेमोरी प्लस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 51 इंटू 4, तो ये आ गया 204, फिर इसको कर देंगे मेमोरी प्लस। अच्छा, ये मेमोरी प्लस मुझे यहाँ दिख जाता तो बेटर होता, चलो दिख नहीं रहा, यहाँ पर कर दिया मैंने मेमोरी प्लस। अच्छा, उसके बाद 56 इंटू 5, तो ये आ गया 280 मेमोरी प्लस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये 7 है ना, 5 के बाद, हाँ 61 इंटू 7, 61 इंटू 7 ये कर देते हैं मेमोरी प्लस, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद 66 इंटू 9, मुझे ज्यादा टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि मेरा मेमोरी प्लस इसमें स्क्रीन में पूरा कवर नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा है, तुम लोग का और भी जल्दी होना चाहिए। मेमोरी प्लस 71 इंटू 8, ये निकल के आ गया 568।
अब इसको कर देते हैं मेमोरी प्लस और मेमोरी रिकॉल, ठीक है, 2211, ठीक है। आंसर कितना आ गया चेक करते हैं, 2211 आ रहा है कि नहीं। हाँ देखो 2211। क्या हम लोग इसको फिर से लिखने बैठे? ये लिखने के बाद पहला बात है तो इसको लिखने का ही जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर में अपना ऐसा आदत बनाओ कि इसको लिखने का ही जरूरत नहीं, कैलकुलेटर डायरेक्ट बताएगा कि कितना आ रहा है, 2211, ठीक है। ये आ गया आंसर 2211 और लिखना पड़ेगा यहाँ पर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं, कितना होगा, 4 + 3 7, 7 7 14, 14 और 5 हो गया 19, 19 + 9 + 8, 19 + 9 + 8, तो ये आ रहा है 36। और वैसे भी करने का जरूरत नहीं था, 36 बीबीए स्टूडेंट बोला ही था, तो हम लोग यहाँ 36 लिखेंगे तो काफी है। 2211 डिवाइडेड बाय 36, तो ये हो गया 61.41। देखते हैं 61.412 कर दिया है इन्होंने, ठीक है, तो हम लोग भी कर सकते हैं 61.4। ये रहा, ये कहाँ चला गया कैलकुलेटर, ये रहा, ये देखो 61.4166 है, तो 61.42 इतना कर सकते हैं, हो गया। तो ये पूरा कैलकुलेशन इतना टाइम लगेगा ही नहीं, इससे भी कम टाइम लगेगा अगर हम लोग कैलकुलेटर, अगर नहीं कैलकुलेटर में ही करना है तो हम बता देते हैं कैसे करना है, यहाँ पर लिख देते हैं स्टेप्स। 46 × 3 जितना भी आएगा 138 आएगा, करना है मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर 51 × 4 इक्वल करके आ जाएगा 204, करना है मेमोरी प्लस, एंड ऐसे करके चलेगा। और लास्ट वाला जो है 71 × 8, लास्ट आ जाएगा 71 × 8 जिसका वैल्यू दिखेगा 568 मेमोरी प्लस। और ये कंप्लीट होने के बाद ये स्टेप 1, ये स्टेप 1, ठीक है। फिर स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में करना है MRC यानी मेमोरी रिकॉल, करने पे दिखेगा 2211, ठीक है। ये सब हम इसीलिए बता रहे हैं, देखो हमें तो मार्क्स के हिसाब से चलना है ना। अगर तुम लोग को ये पूरा लिख के करना होता तो हम बोलते ये अगर कैलकुलेटर का ट्रिक नहीं भी यूज करोगे चलेगा, ठीक है। तो लिख के जब करना है तो प्रेजेंटेशन पूरा ही रखना है, तो ये सब तो लिखना ही पड़ेगा, उसमें भी टाइम बचेगा। क्या कैलकुलेटर में ये सब निकालने के बाद फिर से टाइप करोगे 138 + 204, यूज तो ऑब्वियसली करोगे मेमोरी रिकॉल का, ठीक है। तो ये आंसर आ जाता है हम लोग का इससे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक अलग मेथड से निकाला है, ये मेथड को बोला जाता है एज्यूम्ड मीन या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो क्या हमें अगर ज्यादा मैथमेटिकल देगा ही नहीं तो क्या ये वाला फॉर्मूला सीखना जरूरी है? हाँ, सीखना जरूरी इसीलिए है क्योंकि फॉर्मूले से डायरेक्ट हमें एमसीक्यू पूछ सकता है कि इसमें इसका क्या मतलब है, या फिर मतलब जो भी फॉर्मूला है उससे डायरेक्ट एमसीक्यू हो सकता है, इतना हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू हो सकता है तो हमें फॉर्मूला भी सीखना पड़ेगा, चाहे इससे जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा हम लोग इस तरीके से क्यों ना सॉल्व करें, लेकिन इसका ऑल्टरनेट तरीका भी हम लोग सीखेंगे, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एज्यूम्ड मीन या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। कौन से तरीके के लिए जरूरत होता है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग ये वाला सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, जब डेटा बहुत बड़ा होता है ना तो नॉर्मली ये जो है फॉर्मूले का यूज किया जाता है। इसमें x बार कैसे निकाला जाता है? a प्लस समेशन ऑफ fd डिवाइडेड बाई n इंटू c या i, बहुत से लोग इसे i भी लिखते हैं, तुम लोग को जो आदत है वो लिख सकते हो, ठीक है। a का मतलब हो जाएगा एज्यूम्ड मीन, क्योंकि नॉर्मली ये स्टैटिस्टिक्स बहुत से लोग कर रखते हैं ना, तो इसीलिए मैंने बोला कि सी लिख सकते हो या कुछ और लिखते हो तो वो भी लिख सकते हो। n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसीलिए इसे n भी लिखा जाता है, समेशन f भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, c का मतलब क्लास लेंथ, क्लास लेंथ होगा। अच्छा, d का मतलब क्या होगा? d का मतलब हो जाएगा x माइनस ए बाई सी, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। d का मतलब हो जाएगा x माइनस ए बाई सी, और d कैलकुलेट होने पे हमें f इंटू डी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करने से समझ में आएगा कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे ये वाला
ये जो है इसको पहले हम ये क्वेश्चन को हम पहले ये वाले मेथड से करके दिखाते हैं, ठीक है, फिर हम बताएंगे कि एज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल 14.1.3, ये वाले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले नॉर्मल जो मैंने मेथड सिखाया उससे करके देखते हैं। मतलब पहले निकालना पड़ेगा मिडिल वैल्यू, फिर एफ और उसके बाद एक्स एफ इंटू एक्स एम, ठीक है, ये निकालेंगे। चलो तो मिडिल वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकलेगा, 350 प्लस 369 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 359.5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 359.5। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 370 प्लस 389 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 379.5। अच्छा, 390 प्लस 409 डिवाइडेड बाई 2, तो 399.5। अच्छा, ये गैप देख के भी ना हम लोग ऐड करके लिख सकते हैं कि इसके बाद वाला कितना आएगा, ये दोनों में गैप देख लो तो भी होगा, मतलब शॉर्टकट बता रहे हैं। ये देखो 379.5 माइनस 359.5, तो गैप 20 का है। अब इस पे 20 ऐड कर दो, 399.5 में 20 ऐड कर दो, 419.5 आएगा। फिर इस पे 20 ऐड कर दो, आगे का मिल जाएगा 439.5, ठीक है। ऐसे करके कितना बार निकालना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस है, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 बार, ठीक है। प्लस 20 कर लेते हैं, 459.5, फिर प्लस 20 लगा लो, 479.5। अगर ये पहला दो निकाल लेते हो और उसका गैप देख लेते हो, उस गैप को अगर ऐड करते जाओगे तो मिडिल वैल्यू निकलता जाएगा। क्या ये सभी क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, वो सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा जिसमें क्लास लेंथ इवन है, ठीक है, क्लास लेंथ इवन है। जैसे इससे इसका गैप, इससे इसका गैप, इसके इससे सारे गैप जो है अगर इक्वल है तभी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो अगर देखोगे तो सारे गैप इक्वल ही है, ठीक है। अब एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि मैंने तो अपने हिसाब से लिखा है कि सही निकल के आया कि नहीं हमारा मिड वैल्यू, ठीक है। चेक करते हैं, 359.5, 379, 399, 419, 439, 459, 439, 459, 479, चलो ठीक निकल के आया। अब एफ देख लेते हैं, एफ कितना है, तो एफ है 233858, ठीक है, 233858, 233858, 8265, 8265, 3111, 31 और 11, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा एक्स एफ इंटू एक्स एन, ठीक है, और उसका टोटल निकालेंगे और इसका टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एवरेज होगा। तो यहाँ पर देखो, पहले ये टोटल कर लेते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी का कर लेते हैं, टोटल देख लेते हैं कितना है, 23 प्लस 38 प्लस 58 प्लस 82 प्लस 65 31, 32 कर दिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ 10 कर लेते हैं, 11 की जगह 308। एक बार चेक कर ले फ्रीक्वेंसी का टोटल मेरा सही आया है कि नहीं, ये देखो यहाँ पर 308, चलो सही आया है, ठीक है। अब हम लोग इसमें एफ इंटू एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो 359.5 इंटू 23, तो मेमोरी से सारे डेटा को हटा देते हैं, ये भी कैंसिल करते हैं, 359.5 इंटू 23। अब हम लिख नहीं रहे, ठीक है, काफी बड़ा बड़ा डेटा, इतना डेटा लिख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है, हम लिख नहीं रहे। तुम लोग चाहो तो लिख लो, यहाँ तो दिख ही रहा है तुम लोग को, मेमोरी प्लस, ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 379.5 इंटू 38, फिर कर देते हैं मेमोरी प्लस, ठीक है, फिर 399.5 इंटू 58, ये हो जाएगा मेमोरी। अच्छा, ये इंटू गलत कर दिया मैंने, रुको एक सेकंड, कुछ गलत टाइप हो गया है इसीलिए इतना ज्यादा दिख रहा है, एक सेकंड फिर से करते हैं, 359.5 इंटू 23 मेमोरी प्लस, नेक्स्ट हो जाएगा 379
तुम लोग कॉपी में देखो, हम अपनी कॉपी से देख के कर रहे हैं। 379.5 इंटू 38 इंटू 38, जितना भी निकल के आया मेमोरी प्लस 399.5 इंटू 58 मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर 419.5 इंटू 82 है, इंटू 82 जितना भी निकल के आया मेमोरी प्लस। फिर 439.5 इंटू 65 जितना भी आया मेमोरी प्लस, और 459.5 इंटू 31 मेमोरी प्लस, 479 इंटू 479.5 470 ये कैसे जाएगा, 479.5 इंटू 11 जितना भी आया मेमोरी प्लस। अब यही वाला लास्ट था, ये 11। हाँ, अब करेंगे मेमोरी रिकॉल, तो कितना आ गया 2649,557, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं 2649,557, ठीक है। ये टोटल करने से आएगा, आई होप कि सही आया है। और एक्स बार निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स एम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, तो 26, देखते हैं सही आया है कि नहीं, आंसर निकालने से ही पता चल जाएगा। 2649,557 डिवाइडेड बाई 308, डिवाइडेड बाई 308, तो आंसर आ रहा है, काफी ज्यादा आ गया, गलत हो गया होगा, एक सेकंड। यहाँ पर आंसर आना थी 416.7 और मेरा इतना ज्यादा आ रहा है। अच्छा, क्या गलत हो गया? थ्री 359.5 इंटू 23, इसी वजह से स्टेप डेविएशन मेथड लिया गया, क्योंकि इसको देखो, ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मिडिल वैल्यू लेके जब हम लोग कर रहे हैं तो बार बार कैलकुलेशन मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि गलत दिखा रहा है कैलकुलेटर, ठीक है। मतलब कैलकुलेटर नहीं, शायद मेरे से टाइप करते हुए गलत हो रहा है ना, तो इससे क्या होता है, इसी को अवॉइड करने के लिए एक्चुअली स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये करवा रहे तो दिखा देते हैं कि कैसे ये कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है, ठीक है। हम एक बार फिर से ट्राई कर लेते, कोई बात नहीं। यहाँ पर आ रहा है 8268.5, ठीक है। तो 359.5 इंटू 23, 8268 लिख लेते हैं, शायद मेरा कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पर मेमोरी प्लस, फिर उसके बाद 379.5 इंटू 38, तो ये आ रहा है 14,421 मेमोरी प्लस। अच्छा, फिर उसके बाद 399.5 इंटू 58, 23,171 मेमोरी प्लस। फिर 419.5 इंटू 82, 34399 मेमोरी प्लस। 439.5 इंटू 65, 28567.5 मेमोरी प्लस। 459.5 इंटू 31, 14,244.5 मेमोरी प्लस। और ये 479.5 इंटू 11, 5274.5 मेमोरी प्लस और मेमोरी रिकॉल 1। हाँ, अब सही आया है 1 लाख, ये ठीक आया है। देखो अभी करने से पता चलेगा, इसको हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर आना चाहिए हम लोग का 1,28,346, पता नहीं इतना ज्यादा कैसे आ गया था, वो शायद टाइप करने में मिडिल में एक बार गलत हो गया, इस वजह से 1,28,346 डिवाइडेड बाई 308, तो 416
0.707 मतलब 71, 416.71, ये देखो आंसर आ गया। अब देखो प्रॉब्लम पता चला, यहाँ पर देखो प्रॉब्लम तो हुआ, मुझे भी हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ, इतने बड़े बड़े मिडिल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना कोई मामूली बात नहीं है। तो इसके जगह पे हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो ये हम बता देते हैं, देखो स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग को क्या क्या कॉलम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमें एक्स्ट्रा कॉलम जो है उसमें करना पड़ेगा, यहाँ पर एक डी का कॉलम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखो क्या क्या रहेगा, क्लास तो रहेगा ही, क्लास तो लिखना ही पड़ेगा, मतलब ये वाला, ये जो क्लास इंटरवल का पॉइंट है ये तो हम लोग का रहेगा ही, फ्रीक्वेंसी रहेगा, मीड वैल्यू निकल जाएगा, डी और एफ डी करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, अलग से और नहीं कर रहे, प्रेजेंटेशन तो तुम लोग को दिख ही रहा है, यहाँ पर ही क्यों ना कर ले, ठीक है। यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, ये देखो हम लोगों को अगर ये वाला फॉर्मेट यूज करना है, फॉर्मेट बोल रहे हैं, ये जो मेथड है ये यूज करना है, तो हमें एफ डी ये सब चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है एक्स एम तो है ही, इसका हमें जरूरत नहीं है, हम लोग इसके बाद निकाल लेते हैं डी का कॉलम। डी का मतलब होता है, मैंने लिखवाया है देखो तुम लोग को, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी, और निकालेंगे एफ डी, ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे और इसको ना हम नीचे ट्रांसफर कर देते हैं, समेशन एफ एक्स एम डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। तो ये वैल्यूज निकल के आ रहे हैं 128346 डिवाइडेड बाई 308, यानी कि 416.71, ठीक है। ये यहाँ से हटा देते हैं ताकि वहीं पर सेम कॉलम को हम आगे स्प्रेड कर ले, ताकि पूरा और लिखना ना पड़े, नहीं तो दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है, और इससे टाइम वेस्ट भी होगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग को निकालना है सबसे पहले डी। डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हम लोगों का ये वाला वैल्यू है ये हमें नहीं चाहिए, इस प्रोसेस में ये एफ एक्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए, मिडिल वैल्यू चाहिए। ये देखो ये गिवन होगा क्वेश्चन में, ये गिवन होगा, मिड वैल्यू चाहिए और उसके आगे दो कॉलम ऐड होगा, ठीक है। दो कॉलम में एक डी का और एक एफ डी का मैंने कर दिया है, ये यहाँ पर नहीं चाहिए, तो इसको हम कर देते हैं कवर, ठीक है। इसको हम ऐसे अलग दिखा देते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, इसका यूज नहीं करना है अभी, ये नहीं चाहिए, ठीक है, ये नहीं चाहिए। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मिड वैल्यू निकल के आया, ये मिड वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को हम लोग एरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज मान लेंगे। कौन सा माने, नॉर्मली मिडिल वाला मानने से बेटर होता है, कोई भी मानो आंसर सेम आएगा, ठीक है, कोई भी मानो फाइनल आंसर सेम आएगा, तो हम मिडिल वाला मानेंगे। मिडिल में क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो मिडिल कौन सा है चेक करो, मिडिल वाला हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, तो ये मिडिल वाला हो गया। तो जो मिडिल है वो वाला लेने से ज्यादा आसान होता है। अगर तुम लोग को मिडिल ना मिले, जैसे देखो यहाँ पर अनइवन है तो मिडिल मिल गया ना, ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, अगर 6 होता तो मिडिल नहीं मिलता, तो हम लोग मिडिल फिर किसको मानते, तो फिर मिडिल में या तो जैसे मान लो यहाँ पर कितने सारे डेटा है, 7 डेटा है, तो फिफ्थ नंबर हम लोग का मिडिल हो गया, और अगर 6th डेटा होता तो मिडिल में कितना आता, 3 या 4, तो 3 या 4 में से कोई एक मान सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको मान लिया एज्यूम्ड मीन, ठीक है। मेथड का नाम ही क्या है, एज्यूम्ड मीन, मतलब मान रहे हैं कि यही हम लोग का एवरेज है, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, x माइनस ए बाई सी करना है, ठीक है। तो x क्या है, x का मतलब ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये x1 है, ये x2 है, x3 है, ठीक है, ये सब x है। हम लोग को क्या करना है, x माइनस ए बाई सी, सी का मतलब क्लास लेंथ, मैंने बताया क्लास लेंथ। अच्छा क्लास लेंथ कितना है, वो तो हम लोग क्लास बाउंड्रीज को माइनस करते हैं तो ही हमें पता चल जाता है कि क्लास लेंथ कितना है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्लास लेंथ हम लोग का कितना है, कैसे पता चलेगा, माइनस करने से पता चलेगा। ये देखो क्लास बाउंड्रीज को, तो अगर तुम लोग ऐसे माइनस करते हो जैसे कि 369 माइनस 350, तो आंसर आता है 19। ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ना कि हम लोग को अगर क्लास लेंथ निकालना है तो क्लास बाउंड्रीज को माइनस करना पड़ेगा। तो क्लास बाउंड्रीज कैसे निकलेगा, क्योंकि ये नॉन ओवरलैपिंग है तो इसे ओवरलैपिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 349.5 और यहाँ पर हो जाएगा 369.5। उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें क्लास लेंथ
निकालना पड़ेगा। तो क्लास लेंथ देख लेना चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ओवरलैपिंग है कि नॉन ओवरलैपिंग है। देखो ये नॉन ओवरलैपिंग है और उसके हिसाब से आ रहा है 19, और ओवरलैपिंग होता तो वो एक का गैप मैनेज हो जाता तो 20। ठीक है, तो हम लोग को क्या, इसको एक्चुअली ओवरलैपिंग करके ही हमें करना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग तो सीख चुके हैं ना कि क्लास लेंथ का मतलब क्या होता है, क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस। अब ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नॉन ओवरलैपिंग है। नॉन ओवरलैपिंग में क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं, 0.5 को ऐड और लेस करके। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्लास लेंथ आ जाएगा हम लोग का 20। तो क्लास लेंथ आ गया 20 इस क्वेश्चन में। ठीक है, एज्यूम्ड मीन हम लोगों ने 419.5 को मान रखा है और x जो है चेंज होता जाएगा। तो पहले x का वैल्यू कितना है, देखो x का वैल्यू है 359.5, माइनस कर देंगे एज्यूम्ड मीन यानी 419.5 डिवाइडेड बाई 20। तो ये आंसर कितना आ गया, -3, पहला वाला। ठीक है, सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड में x का वैल्यू है देखो 379.5 माइनस 419.5 डिवाइडेड बाई 20। तो ये देखो -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 399.5 माइनस 419.5 डिवाइडेड बाई 20। तो ये कितना आ गया, -1। और ये वाला देखो 419.5, एक्स भी यही, एज्यूम्ड मीन भी यही। ठीक है, डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 0। तो ये देखो ये टाइम लाइन की तरह होता है, मतलब जो नंबर लाइन होता है नंबर लाइन की तरह। नंबर लाइन का क्या होता है, जो जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में देखें, नंबर लाइन का क्या होता है, 0 के इधर 1 2 3 और इधर आने से -1 -2 -3। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट में ही पूरा चीज बन जाता है। अगर तुम लोग इसके बाद इसका देखोगे तो ये वाला आ जाएगा, देखो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये वैल्यू 3 आ जाएगा। चेक करके भी दिखा देते हैं, देखो 439 ये रहा 439.5 माइनस ये वाला 419.5 डिवाइडेड बाई 20। तो ये कितना आ गया, 1। उसके बाद देखो 459.5 माइनस 419.5 डिवाइडेड बाई 20, ये देखो 2 आ गया। ठीक है, जो मैंने पहले से लिख रखा है 479.5 माइनस 419.5 डिवाइडेड बाई 20, ये देखो 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब फॉर्मूला हमें बोल रहा है एफ इंटू डी करना है। ठीक है, तो ये रहा एफ 23 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा, ये देखो 23 इंटू 3, ये आ गया 69, -69 होगा। इसको मेमोरी प्लस कर लेंगे। ठीक है, पहले मेमोरी से हटाते हैं, ये 69 को मैंने मेमोरी में रख दिया। अच्छा, अब ये 69 लेकिन नेगेटिव में है, चलो कोई बात नहीं, 69 और उसके बाद 38 इंटू 2, फिर यहाँ पर लिखेंगे 38 इंटू 2, तो ये आ गया 76। इसको भी हम कर देते हैं मेमोरी प्लस, तो ये आ गया -76। ठीक है, उसके बाद 58 इंटू 1 तो -58, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये 0 आ जाएगा। तो ये इसके बाद यहाँ पर 58 इंटू 1 ये जितना आया इसको कर लिया मैंने मेमोरी प्लस। ठीक है, ये जो वैल्यू आ गया, इसके बाद ये 0 आ रहा है और ये 65 और ये 2, ये 62 और ये हो गया 33। ठीक है, अब इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक मेमोरी रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, 203। एक्चुअली ये -203 आएगा, -203 और इसमें माइनस मैंने लगा लिया। अब ऐड कर लेते हैं 65, 62 और 33, देखो कितना आया, -43 आया। चेक करते हैं, -43, ये रहा -43। तुम लोगों को जैसा कंफर्टेबल लगे कर सकते हो। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन डिवाइडेड बाई एन या समेशन एफ, जो चाहो लिख सकते हो। ठीक है, मैंने दोनों ऑप्शन वहां दे रखा है। ए का मतलब एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन कितना है 419.5। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद एफ डी कितना निकला, -43। एफ कितना है, एफ निकाल चुके हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी 308 और क्लास लेंथ कितना है 20, कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। अब -43 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 308 कितना आ गया, ये कुछ नेगेटिव वैल्यू दिख रहा है हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखो ये पूरे कैलकुलेटर में ही निकल जाएगा, यहाँ का मैंने निकाल लिया। अब ये माइनस में है, ऐड कर देंगे 419.5। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 416.71 अप्रोक्स। ये वाला देखो इस मेथड से भी आया था 416.71। ठीक है, तो हम लोग ये वाला मेथड
कब यूज करेंगे? जब हमारा डेटा इतना बिगर वैल्यू हो, फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा है, ठीक है, उसके साथ जो मिडिल वैल्यू इतना ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई करने में काफी दिक्कत होगा, तब हमें स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करने के लिए सजेशन दिया जाता है। बट ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को डायरेक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब वो तो क्वेश्चन देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है, अभी हम नहीं बोल पा रहे, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, आता है इसीलिए मैंने करवाया, क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा कि इसका क्या हेल्प हुआ। तो यहाँ पर हर एक चीज का पता होना चाहिए। इसका मतलब एज्यूम्ड मीन, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल, और ये हो गया क्लास लेंथ, ठीक है, और ये हो गया f इंटू डी, जैसे हम लोग f इंटू एम करते हैं वैसे यहाँ पर इसके जगह पे आ गया f इंटू डी, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? यहाँ पर हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला है, तो वहां तो तुम लोग के पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, हम देख लेते हैं एक बार मिसिंग फ्रीक्वेंसी का करेक्ट आंसर कौन सा है। यहाँ पर आंसर आया होगा F3, ये रहा 42 और 27, ठीक है, 42 और 27 हम लोग का सही आंसर है। तो देखो यहाँ पर सपोज मान लो यहाँ पर तुम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है 42 और 27, तो यहाँ पर बोला है गिवन दैट द मीन हाइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज 67.45, मतलब एक बार हमें बता ही दिया है इतना है, लेकिन हमें ये फ्रीक्वेंसीज गायब कर दिया है, बोल रहा है बताओ फ्रीक्वेंसीज क्या होगा। तो सपोज हम लोग ऑप्शन ए से ट्राई करना स्टार्ट किए, तो हम लोग कैसे आंसर निकाल सकते हैं? हम लोग को पता है कि एक्स बार कैसे निकाला जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक्स बार में हम लोग या तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं, या तो हम लोग जो है अभी जो मतलब मीड वैल्यू निकाल के किया वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स बार क्या होगा? समेशन एफ एम, समेशन एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। इस पे ट्राई करके देख सकते हैं ये कैसे हम लोग आंसर को चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले मीड वैल्यू। मीड वैल्यू कैसे निकलेगा? मीड वैल्यू ऐसे निकल जाएगा 60 प्लस 62 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया? 61। उसके बाद 63 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया? 64, ठीक है। फिर 66 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया? 67। अच्छा, फिर 69 प्लस 71 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 70, और लास्ट वाला 72 प्लस 71 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 71.5 आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। 72 प्लस 74 डिवाइडेड बाई 2, नहीं 73 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सएम कितना कितना आ गया? 61, 64, 67, 70 और 73। हम एक बार चेक कर लेते हैं गैप 3 का है कि नहीं सब में, क्योंकि 3 के गैप से ही आ रहा है। ये देखो 61, हाँ 3 ऐड करने से 3, ये देखो सारे गैप में 3 ऐड करने से आ जाएगा। 61 में 3 ऐड करो 64, 64 में 3 67, 67 में 3 70, 70 में 3 ऐड कर दो 73। अच्छा, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। एक तो 5 है, एक 8 है, ये हम लोगों को नहीं पता, सब ये हो सकता है ऑप्शन पीछे के तरफ हो, लेकिन हम बता रहे कैसे चेक कर सकते हो। अब मान लो ए वाला ऑप्शन हम लोगों ने लिया, तो ये 42, 27 और यहाँ पर 8 आ गया। अब निकाल लो एफ एक्स एम, ठीक है, फिर डिवाइड कर देना है टोटल फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पर चेक करते हैं, देखो कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 5 प्लस 18 प्लस 42 प्लस 27 प्लस 8, तो ये आ गया 100, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 100 आ गया। अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं 61 इंटू 5, तो 305। मेमोरी प्लस कर लेते हैं, पहले मेमोरी से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 61 इंटू 5, ठीक है, ये हो गया 61 इंटू 5, 305 मेमोरी प्लस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 64 इंटू 18, 64 इंटू 18, देखो 1152, देख लेते सही आया कि नहीं, कैलकुलेटर पे भी एक बार देख लेते। 64 इंटू 18, हाँ सही आया है, कर लेते हैं मेमोरी प्लस। 67 इंटू 42 मेमोरी प्लस, और 67 70 इंटू 27, 70 इंटू 27 जितना भी आया मेमोरी प्लस। 73 इंटू 8 जितना भी आया मेमोरी प्लस, फिर मेमोरी रिकॉल।
6745 आ रहा है, ठीक है, 6745 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो यहाँ कर रहे थे हम लोग, हाँ 6745, इसका टोटल आ गया 6745 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, 100 है फ्रीक्वेंसी, तो 67.45 ही निकल के आएगा जो हमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरा इक्वेशन बिल्डअप करके यहाँ पर ऐसे करने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन से लगाओगे और कैलकुलेट करोगे पता चल जाएगा। हाँ, अगर ऑप्शन थोड़ा पीछे की तरफ, जैसे मान लो ये अगर डी ऑप्शन में होगा तो टाइम लगेगा, लेकिन उसमें एलिमिनेशन का भी तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा। जैसे मान लो नेक्स्ट ऑप्शन है 42 और ये रहा 39, ठीक है। अब मान लो ये गलत ऑप्शन होता, सपोज ये कुछ, या फिर ऐसे होता, जैसे यहाँ 42 27 की जगह मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 72, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है 42 27। तो अगर इससे नहीं हुआ, ठीक है, इससे अगर नहीं हुआ 42 72 से, तो हो सकता है कि इससे भी ना हो, ठीक है, मतलब क्योंकि यहाँ भी तो 42 है, मतलब ऑप्शन देखना पड़ेगा कैसा है। तो अगर एंड के तरफ भी होगा तो एटलीस्ट ऐसे करके जल्दी होगा, अगर इक्वेशन बिल्डअप करोगे तो काफी टाइम लगेगा। अब इक्वेशन बिल्डअप का मतलब इसे F1 मान लिया, इसे F2 मान लिया, फिर कैलकुलेट किया, तो वो टाइम टेकिंग होगा। जैसे यहाँ पर सॉल्व किया दिखाते हैं, यहाँ सॉल्व किया हुआ है ना, यहाँ से दिखा देते हैं, देखो कैसे करके हम इक्वेशन बिल्डअप का बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो F1 F2 मान लिया, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी को मान लिया है। F3 F4 क्यों माना, क्योंकि ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, तो F3 F4 लिखा है। अगर हम लोग F1 F2 भी लिख देते तो कोई बड़ा बात नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रेजेंटेशन का बात अगर होता है तो ये थर्ड नंबर फ्रीक्वेंसी है, तो F3। फिर इन्होंने क्या किया, टोटल 5 प्लस 18 प्लस 8 31, फिर F3 प्लस F4, ठीक है, मिड वैल्यू निकाल लिया जैसे मैंने निकाला था, ठीक है। उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड किया, जहां पर डी निकाला जाता है, डी का मतलब x माइनस ए बाई सी, ठीक है। x कितना है, पहला x कितना है 61, और हम लोग क्या मानेंगे, एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन किसको मानेंगे, मिडिल वाले को, तो मिडिल वाला 0 हो जाएगा, नीचे का पॉजिटिव में 1 2, ऊपर का -1 -2 करके देख सकते हो, हमेशा ऐसा ही होता है नॉर्मली। तो फिर उसके बाद एफ डी निकाला, ये रहा एफ और ये डी, मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू -2 -10, 18 इंटू -1 -18, F3 इंटू 0 यानी 0, F4 इंटू 1 यानी F4, 8 इंटू 2 16। अब ऐड करना है, ऐड कैसे करेंगे वो भी बता देते हैं। ये देखो 16 माइनस 18 माइनस 10 यानी 16 माइनस 28, तो ये हो जाएगा -12 और F4, ठीक है, -12 और F4 ये आ गया। अब इसको हम लोग फॉर्मूले में जो है लिखेंगे। अब फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं, उसके पहले ये भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पर माइनस फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें बता दिया था, ये देखो 100 स्टूडेंट का फ्रीक्वेंसी बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब F का टोटल हमें पता है, ये जो है ये टोटल है 100 के इक्विवेलेंट, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं F3 प्लस F4 कितना होगा, तो F3 प्लस F4 हो जाएगा 100 माइनस 31, ठीक है, दैट इज 69। ये कैलकुलेट होके आ गया, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा। और दूसरा एक इक्वेशन ये बनेगा, x बार का मतलब होता है a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ इंटू सी। अभी मैंने सिखाया, एज्यूम्ड मीन माना है हम लोगों ने 67, एफ डी निकल के आया है ये वाला -12 प्लस F3, और एफ है 100 और सी यानी जो क्लास लेंथ है वो हम लोग का कैलकुलेट हुआ है 3, ठीक है। ये देखो 60 से 62, 60 61 62 3 होगा, ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। अब x बार हम लोग को गिवन है 67.45, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कैसे, ये इधर लेके आ जाओ, 0.45 हो गया, ये इधर आ गया, यहाँ बच रहा है हम लोग का, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -36 प्लस 3F3 डिवाइडेड बाई 100। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.45 को, तो 100 इंटू 0.45, तो ये आ जाएगा 45, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने से 45 इक्वल टू -36 प्लस 3F3। अब ये 36 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 81 इक्वल टू 3F3, तो F3 हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 3, तो देखो 27, एक निकल के आ गया 27। अब यहाँ एक इक्वेशन बना ही रखा था हम लोगों ने, तो F3 अगर 27 है तो F4 कितना निकलेगा, ऐसे भी होगा, लेकिन इक्वेशन बना के तो काफी टाइम लगेगा ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास ऑप्शन रहेगा तो हम लोग ऑप्शन से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है।
और वैसे भी सबसे इससे भी बेटर तरीका है, हम लोग ये इस ऐसे भी चेक करके देख सकते हैं, ये ऑप्शन से तो आएगा, जैसे हमें 100 बता दिया है फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी ऑप्शन से ले रहे हैं तो उसका टोटल हमारा 100 आना चाहिए। हो सकता है हमें ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं सभी से 100 आ रहा है, तब तो हमें पूरा कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा। और मैंने बता भी दिया इक्वेशन से कैसे होगा, लेकिन अवॉइड दिस मेथड, इक्वेशन से करने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद प्रॉपर्टीज आ रहा है, लेकिन उसके पहले हम सिखा देते हैं तुम लोग को कंबाइन मीन, उसके बाद ही हम लोग प्रॉपर्टीज सीखेंगे, तो हम लोग का अरिथमेटिक मीन कंप्लीट होगा। तो पहले हम लोग सीखेंगे कंबाइन मीन। अब ये क्या होता है, ये क्या नया चीज है, देखो कंबाइन मीन और अरिथमेटिक मीन, और कंबाइन अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इसका हम फॉर्मूला लिखा देते हैं, लेकिन पहले हम सिखाएंगे। एक्स बार, ये सी लिख दिया, सी का मतलब कंबाइन, ठीक है। फॉर्मूला है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ठीक है। जहां पर n1 का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप 1, n2 का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप 2, ठीक है। और x1 बार का मतलब होता है मीन ऑफ ग्रुप 1, x2 बार का मतलब होता है मीन ऑफ ग्रुप 2, ठीक है। अभी इतना ही रहने दो, अभी इतना ही रहने दो लिखा हुआ, हम लोग पहले समझेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ तो प्रॉपर्टीज आ गया, प्रॉपर्टीज को एंड में करेंगे। ये रहा, यहाँ पर बोला है, देखो ये वाला 14.1.5, ये वाला क्वेश्चन हम बताते हैं। 14.1.5 ये वाला क्वेश्चन कंबाइन मीन का है, ये हम लोग करेंगे। क्या बोला है देखो इसमें, द मीन सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर इज 5200 पर मंथ एंड दैट फॉर ए ग्रुप ऑफ 60 मेल वर्कर इज 6800 पर मंथ। यहाँ पर बता रहा है कि मीन यानी एवरेज, हम लोग को एवरेज सैलरी बता दिया है किसका, 40 फीमेल वर्कर का 5200, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग को बता रहा है कि ग्रुप ऑफ 60 मेल वर्कर्स का है एवरेज 6800, व्हाट इज द कंबाइंड मीन सैलरी, मतलब हम लोग को एवरेज बताना है मेल और फीमेल का मिला के, कंबाइंड का मतलब दोनों ग्रुप, और यहाँ पर ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटेड है एज मेल एंड फीमेल। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ऐसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे, एक्स बार कैसे निकलता है, एक्स बार निकलता है समेशन एक्स बाई एन करके, ठीक है। तो पहले ग्रुप में हम लोग देखते हैं 40 फीमेल वर्कर का मीन सैलरी बता दिया है 5200, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5200, ठीक है। और समेशन एक्स नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ फीमेल वर्कर ये पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40, ठीक है। तो यहाँ से हमें समेशन एक्स मिल जाएगा 5200 इंटू 40, तो ये कितना आ जाता है, ये देखो 5200 इंटू 40 करने से आ जाएगा 2,08,000, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 2,08,000। ये क्या निकल के आ गया, टोटल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, समेशन एक्स का मतलब क्या है, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, वर्कर लोगों का सैलरी, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन है 2,08,000। ये किस चीज का टोटल ऑब्जर्वेशन निकल के आया, फीमेल वर्कर का सैलरी का, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग मेल वाला भी कैलकुलेट कर लेंगे। देखो मेल वाला कैसे कैलकुलेट करें, उसमें भी ऐसे लिख लेते हैं, समेशन एक्स बाई एन, मेल वर्कर है कितने 60, एक ग्रुप में 60 मेल वर्कर है, अच्छा, और इनका एवरेज सैलरी है हम लोग का 6800 पर मंथ करके, तो समेशन एक्स निकल जाएगा 6800 इंटू 60, ठीक है। तो यहाँ पर 6800 इंटू 60, तो ये हो गया 4,08,000, ठीक है, 4,08,000। अच्छा, अब हमें बोला है कि कंबाइंड मीन निकालो, तो कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे, मीन कैसे निकाला जाता है, मीन का मतलब होता है समेशन एक्स बाई एन, यहाँ पर दो समेशन है हम लोग का, ठीक है। तो टोटल समेशन कितना हो गया, टोटल समेशन हो गया 2,08,000 प्लस 4,08,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ये दोनों जो समेशन है ये कितने ऑब्जर्वेशंस के लिए निकला, 40 प्लस 60, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 प्लस 60, तो आंसर कितना आ जाता है चेक करते हैं, प्लस 2,08,000 डिवाइडेड बाय 100, तो 6163
0, ठीक है। 6160 निकल के आ गया, ये कंबाइंड मीन निकल के आ गया। अब इसको ये देखो, ये मैंने लॉजिकली बता दिया। हम लोगों ने नॉर्मली डेटा दिया हुआ रहने से कैसे एवरेज निकाला जाता है वो पता है। एवरेज ऐसे निकलता है, एवरेज क्वेश्चन में गिवन था, हम लोगों ने टोटल सैलरी फॉर फीमेल, टोटल सैलरी फॉर मेल निकाल लिया, फिर दोनों का टोटल कर दिया कंबाइंड में एवरेज निकालने के लिए, कंबाइंड सैलरी निकालने के लिए। अब इसी चीज को जब हम लोग फॉर्मूले में करेंगे तो वो कैसे दिखेगा, ये देखो, फॉर्मूले में करने से ऐसे हो जाएगा, कंबाइंड मीन का एवरेज। तो क्या हो जाएगा कंबाइंड मीन का एवरेज, पहले क्या करना है, n1 इंटू x1 बार। तो n1 का मतलब क्या है, n1 का मतलब होता है कि ग्रुप में जितने लोग हैं, तो पहले फीमेल का बात हुआ है तो 40, ठीक है, हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, n1 मतलब 40, n2 का मतलब 60, n1 का मतलब क्या लिखा है मैंने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 मतलब क्या, जो पहले बोला जाएगा क्वेश्चन में, तो ये मैंने n1 को 40 मान लिया, n2 को कितना मानेंगे, n2 हम लोग का 60 हो जाएगा। अब ग्रुप कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, मेल फीमेल गर्ल्स बॉयज या फिर कुछ और, ठीक है। तो यहाँ पर अब x1 बार होगा, x2 बार अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो वो हो सकता है। तो x1 किस चीज पे ये डेटा बना हुआ है, एवरेज सैलरी पे, ठीक है। तो मीन सैलरी यानी एवरेज सैलरी है 5200 और ये वाला डेटा है 6800, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, n1 x1 बार मतलब 40 इंटू 5200 और यहाँ बोला है 60 इंटू 6800 होना चाहिए। तो देखो मैंने तो वही किया है ना, ये देखो लॉजिकली समझा दिया मैंने, 40 इंटू 5200 और 60 इंटू 6800, नॉर्मली भी तो वही होता है, उससे एक फॉर्मूला निकाल लिया, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, जबकि ये एक लाइन में हो जाएगा, तो फॉर्मूला कंसेप्ट से ही बना हुआ है। तो 40 प्लस 60, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर लिखते हैं, ये आएगा 2,08,000 और ये आ जाएगा 4,08,000 डिवाइडेड बाई 100, तो 6160 एक्चुअली रुपीज आ रहा है, ठीक है, रुपीज 6160 पर मंथ। तो ये जल्दी होगा, इसीलिए फॉर्मूले का यूज होता है। बाकी कंसेप्ट हमारा सेम है, वही एवरेज जैसे निकाला जाएगा अभी तक हम लोगों ने सीखा उसी बेसिस पे ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एरिथमेटिक मीन का प्रॉपर्टीज, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज है, तीनों हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा, प्रॉपर्टीज ऑफ एएम, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, यहाँ से पढ़ लोगे तुम लोग, इफ ऑल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, हम पहले बता देते हैं, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट से के, देन एम इज ऑल्सो के। तो ये पढ़ के नहीं समझ में आएगा, ऐसे हम बताते हैं तो फिर ये लाइन समझ में आ जाएगा। तो मान लो एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है x, जिसमें क्या वैल्यूज लिए हैं, 20 20 20 20 20 ऐसे करके लिए गए, इसका हम लोग को निकालना है एवरेज। तो हम लोग निकालते हैं एवरेज, कैसे निकालेंगे, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, तो कितने टाइम्स लिखा, 1 2 3 4 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 5, यानी कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये जो पहला प्रॉपर्टी है ये हमें क्या बोल रहा है कि अगर हमारा जो ऑब्जर्वेशंस है वो कांस्टेंट है से के, ऐसे बोला है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशंस के का वैल्यू क्या लिया है हम लोगों ने, 20। अगर सारे ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं है, तो एवरेज हमारा वही निकल के आएगा जो हम लोग का के का वैल्यू है। मतलब अगर हम लोग ऐसे किसी ऑब्जर्वेशंस का, जहां पर ऑब्जर्वेशंस में कोई चेंजेस नहीं है, कांस्टेंट है, अब 10 ले लो, 20 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, वहां पर उसका अगर एरिथमेटिक मीन निकालोगे तो वो भी हम लोगों का क्या आएगा, के बराबर ही आएगा। तो ये देखो यही बोल रहा है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट, कोई भी एक वेरिएबल को ले लो और उसे कांस्टेंट कर दो, जितने भी ऑब्जर्वेशन है वही वाले हैं, ठीक है, से के। तो यहाँ पर मैंने के को माना है 20, देन द एम इज ऑल्सो के। तो एम जो है एरिथमेटिक मीन भी कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। तो ऑब्जर्वेशन हमें क्या बोल रहा है, इफ ऑल observations are constant, all observations are constant say k, then am is also k, am is also k। तो ये मैंने लिखवा दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है।
फिर भी मैंने लिखवा दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर कैसे हुआ, देखो यहाँ पर K20 AM भी 20, तो इस एग्जाम्पल से ये पता चल रहा है K इक्वल टू AM इक्वल टू 20। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सारे ऑब्जर्वेशन ये सबसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना तब देखोगे, और एग्जाम में भी पूरा मतलब पक्का मान के चलो ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब ये कंसेप्ट के बेसिस पे। अब कैसा क्वेश्चन आएगा वो तो पता नहीं, ठीक है, वो तो प्रैक्टिस से पता चलेगा। अगर हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो देखोगे कैसा क्वेश्चन आएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज बोल रहा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एम इज 0, ठीक है। इसका मतलब हम पहले एग्जाम्पल से समझाएंगे तब तुम लोग को समझ में आएगा कि क्या चीज है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। x का वैल्यू ले लिया मैंने 4, 6, 8 और 12, ठीक है। और यहाँ पर हम कर रहे हैं x माइनस एक्स बार। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा x बार। x बार कैसे निकलेगा, x बार का मतलब होता है समेशन x बाई n। तो समेशन x कितना है, इसका टोटल करने से पता चलेगा 12 प्लस 8 20 और ये 30 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4। तो ये कितना आएगा, इसको कम ज्यादा कर लेते हैं तो ये 28 आने से बेटर होगा। 2 कम कर देते हैं, इसे 2 कर लेते, चलो इससे बेटर होगा, ठीक है। नहीं तो पॉइंट में आएगा ना। तो 6 प्लस 8 8 8 16, 16 प्लस 12 28 बाई 4 7 आ गया। तो क्या करना है, x माइनस एक्स बार। क्यों कर रहे हैं अभी समझाते हैं, प्रॉपर्टीज से समझाते हैं। x माइनस एक्स बार करेंगे तो 2 माइनस 7, अच्छा तो ये कितना आ जाएगा -5। अच्छा 6 माइनस 7 ये कितना आ जाएगा -1। 8 माइनस 7 ये कितना आ जाएगा 1। अच्छा 12 माइनस 7 ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है। चेक करके देख लो 5 आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसका सम करते हैं ये वाले कॉलम का, ठीक है, ये वाले कॉलम का अगर सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये देखो +1 -1, ये देखो ये दोनों 0, ये दोनों का कैलकुलेशन 0, ओवरऑल क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हमें क्या बता रहे हैं वहां पर हम पढ़ के बताएंगे, पहले ये समझा देते हैं। अगर हम लोग किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का एरिथमेटिक मीन निकालते हैं, किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का एरिथमेटिक मीन निकालते हैं, फिर उसी ऑब्जर्वेशन से उसमें जितने भी सारे ऑब्जर्वेशंस है उससे उस एरिथमेटिक मीन को माइनस करते हैं, फिर उसको टोटल करते हैं, तो वो हमेशा 0 आएगा, चाहे कोई भी ऑब्जर्वेशन क्यों ना ले लो, ठीक है। आप देखो यहाँ पर लाइन पढ़ने से समझ में आएगा। यहाँ पर क्या बोला है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एरिथमेटिक मीन। क्या बोला है, डेविएशन समझाते हैं, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर एरिथमेटिक मीन। डेविएशंस का मतलब होता है गैप, गैप, ठीक है, मतलब माइनस करना। डेविएशन का मतलब होता है माइनस करना, गैप कैलकुलेट करना। तो क्या कैलकुलेट करना है, गैप, यानी डेविएशन कैलकुलेट करना है। किसके साथ, किसका, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर एरिथमेटिक मीन, ठीक है, फ्रॉम देयर एरिथमेटिक मीन इज 0। तो एरिथमेटिक मीन से अगर हम लोग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को माइनस करेंगे फिर उसका सम करेंगे, ठीक है, वही बोला है। देखो द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस, तो ये क्या है, ये है डेविएशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है डेविएशन। डेविएशन का क्या किया हम लोगों ने, एल्जेब्रिक सम किया, ठीक है। अब ये सम 0 आएगा, कब आएगा, जब ये सेट क्या हो जाएगा, डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एरिथमेटिक मीन, ठीक है। हम लोग अगर उसके एरिथमेटिक मीन से माइनस करके जो सम निकाल रहे हैं वो हमेशा 0 तब आएगा जब हम लोग का यहाँ पर जो है डेविएशन इस तरीके से निकाला जाएगा। फिर से हम बता देते हैं क्या लिखा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द एल्जेब्रिक सम ऑफ algebraic sum of set of observations set of observations from their arithmetic mean, from their arithmetic mean is 0। ये लिखा हुआ है, देखो वही मैंने प्रूव करके बोला, द एल्जेब्रिक सम ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर arithmetic mean। अच्छा डेविएशन लैंग्वेज, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए, deviation of a
सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां से हम अच्छे से समझाते हैं। देखो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, ये है, ठीक है। और इसका हम लोगों ने क्या निकाला है, एरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब क्या करना है, एल्जेब्रिक सम निकालना है, किसका, डेविएशन का। डेविएशन का मतलब क्या होता है, गैप निकालना। गैप किसके साथ किसका निकालना है, ऑब्जर्वेशंस के साथ उसके एरिथमेटिक मीन का। तो हमेशा ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। हमेशा ये हम लोगों का जीरो आ जाएगा, चाहे कैसा भी डेटा हो, क्लासिफाइड हो या अनक्लासिफाइड हो। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी वाला डेटा भी होता है तो भी सेम चीज ही होगा, ठीक है, तो भी सेम चीज होगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी वाला डेटा होता है तो भी एज इट इज ही होगा। अच्छा, ये हम लोग का हो गया सेकेंड वाला। अच्छा, इसके बाद थर्ड वाला देखो। थर्ड वाला जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का बात होता है। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। अगर हम लोग डेटा का स्केल या ओरिजिन चेंज करते हैं, अब ये बात दिमाग में रख लो कि ओरिजिन चेंज का मतलब प्लस या माइनस करना, स्केल चेंज का मतलब इनटू या फिर डिवाइड करना, ठीक है। अभी एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर एक डेटा ले लिया है, x 8 10 12 और 10, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा का क्या चेंज करेंगे, ओरिजिन चेंज करेंगे, ठीक है। ओरिजिन चेंज कैसे करेंगे, हम इस डेटा में 2 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इस डेटा को हम चेंज करना चाहते हैं, इस डेटा में मैंने 2 ऐड कर लिया। 2 ऐड करने से ओरिजिन चेंज, या फिर 2 लेस करोगे तो भी ओरिजिन चेंज है, ठीक है। 2 ही करना है, नहीं, ये एग्जांपल है। इस डेटा में अगर हम लोग जो है ओरिजिन चेंज करना चाहते हैं तो हमें कुछ वैल्यू ऐड या लेस करना पड़ेगा। मैंने दोनों केसेस में ही 2 लिया है, कुछ और भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर कुछ और लेना चाहते हैं तो हम लोग ये एक काम करते हैं, ये 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें चेंजेस देखते हैं। तो ये हो जाएगा 10, ये 12 और ये 14 और ये कितना हो गया 12। अब हम लोग इसका भी एरिथमेटिक मीन निकालेंगे, इसका भी एरिथमेटिक मीन निकालेंगे। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। जब हम लोग ये इसको हम y लिख देते हैं, ठीक है, इसको y लिख देते हैं, इसको z लिख देते हैं, तो x बार कितना आएगा, x बार आ जाएगा, ये सब टोटल करते हैं 10 20 30 बाई 4, 30 बाई 4, तो ये कितना आ रहा है 30, ये 10 12 10 10 12 10 और 8 40 आ रहा है, ठीक है, 40 आ रहा है, 40 बाई 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया 10, इसका एवरेज आ गया, x बार आ गया 10, इसका एवरेज निकालते हैं। देखो 10 12 14, 10 12 14 और 12, तो ये ऐड करने से आ रहा है 48 डिवाइडेड बाय 4, यानी कितना आ गया 12, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमें ये बोल रहा है ओरिजिन या स्केल चेंज जो भी क्यों ना करो, जितने से चेंज करोगे, जैसे ये डेटा में क्या हुआ +2 किया तो हम लोग का जो एवरेज है वो भी +2 हो गया होगा। ये देखो एवरेज में भी हमारा +2 का इम्पैक्ट हमें दिखेगा, यही चीज बोला है। अब देखो माइनस का भी दिखा देते हैं, जैसे ओरिजिनल डेटा में 5 माइनस करेंगे 3 आ गया, 10 में 5 माइनस करेंगे 5 आ गया, 12 में 5 माइनस करने से कितना आ जाएगा, 12 में 5 माइनस करने से 7 आ जाएगा, 10 में 5 माइनस करोगे 5 आ जाएगा। अब ऐड करते हैं 7 और 3 10 10 10 20, अब इसका निकालते हैं एवरेज, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम लोगों ने क्या किया था, पूरे डेटा में 5 माइनस किया था तो एवरेज भी 5 से कम दिखेगा। तो ये देखो 10 से 5 कम करने से ही 5 आता है, ठीक है। तो ये मैंने ओरिजिन चेंज का इम्पैक्ट दिखाया, क्योंकि ओरिजिन चेंज का मतलब होता है प्लस या माइनस करना, ठीक है। यहाँ पर कंसेप्ट देखो क्या बोला है, एरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन चेंज से देखो इफेक्टेड हुआ, जैसे ही ओरिजिन चेंज हुआ चाहे प्लस करके या माइनस करके हम लोगों का एरिथमेटिक मीन चेंज हो गया। ये 10 था 12 हो गया, ये 10 था ये 5 हो गया। और कितने से चेंज हुआ, जितने से डेटा चेंज किया जा रहा है उतने से ही एरिथमेटिक मीन भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग जो है स्केल चेंज करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया या फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो दोनों केस में क्या आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाई करने से 16, 10 इंटू 2 20, 12 इंटू 2 यहाँ पर हो गया 24, 10 इंटू 2 20। अब इसका टोटल निकालेंगे, कितना हो जाएगा 20 20 20 60 60 और यहाँ पर और एक बार 20, तो 60 70 80, ठीक है। अब 80 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, कितना आ गया 80 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया
20, ठीक है। अब देखो क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है x को, 2 से x को मल्टीप्लाई किया है, तो x का जो अरिथमेटिक मीन आया 10, इसका उसका डबल आएगा 20 आएगा। देखो आ भी गया, ये सब तुम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 किया, उसका इम्पैक्ट आ गया। सिमिलरली इस पे देखते हैं, x डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग 2 करते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, ठीक है। अब इसका हम लोग कर लेते हैं टोटल, तो 4 + 6 10 10 10 20, ठीक है। अच्छा अब 20 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे 5 आ जाएगा। मतलब क्या इंपैक्ट आएगा, जो इसका अरिथमेटिक मीन आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 करने से जो आंसर आएगा इसका भी वही आएगा, मतलब 5, ठीक है। ये देखो 5 आ गया डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 हो गया, सॉरी डिवाइडेड बाय 2। ये देखो तो इम्पैक्ट कैसे आया, देखो हम लोगों ने यहाँ किया +2, इम्पैक्ट +2 से आया, -5 से आया, 2x × 2 से आया, x/2 डिवाइडेड बाय 2 से आया। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, चेंज ओरिजिन ऑफ चेंज। ये देखो अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल which implies that if original variable is changed to another variable by effecting a change of origin say a and scale, तो फिर ये इम्पैक्ट आएगा। बोल रहा है कि हमेशा चेंज होता है, चाहे स्केल चेंज कर लो चाहे ओरिजिन चेंज कर लो तो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों को अगर एक साथ इम्पैक्ट देंगे तो भी चेंज होगा। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं ऐसे 2x + 3 कर रहे हैं, मतलब हम लोगों ने ये x मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, स्केल चेंज किया, और 3 ऐड करने का मतलब है ओरिजिन चेंज किया। अगर ऐसा करते हैं तो भी हम लोग का सेम इम्पैक्ट आएगा। जैसे हम बताते हैं, देखो 8 × 2 16, 16 + 3 कितना आ गया 19, ठीक है। 10 × 2 20 + 3 23, 12 × 2 24 + 3 27, ठीक है। 10 × 2 20 + 3 23 हो गया। अब इसको ऐड कर लो 19, यहाँ पर ये देखो 23 2 टाइम्स यानी 46 + 19 + 27, तो ये 92 आ रहा है, ठीक है, ये 92 आ रहा है। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं कैसे चेंज हुआ। तो ये 92 कैसे चेंज होगा, मतलब अगर हम लोग का जो भी अरिथमेटिक मीन आया हुआ है उसमें 2 मल्टीप्लाई और 3 ऐड करेंगे, तो देखो इसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाई और 3 ऐड करते हैं, देखते कितना आता है। तो 10 × 2 + 3, इसका पहले हम निकाल तो ले, इसका अरिथमेटिक मीन यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, तो 92/4 करने से आता है 23, तो यहाँ पर मैंने 23 निकाल लिया। अब इम्पैक्ट देखो 23 आया ना, 10 × 2 + 3, मतलब सेम इम्पैक्ट आएगा। तो इसका जिस्ट यही निकल के आता है कि ओरिजिन चेंज हो या स्केल चेंज हो, अरिथमेटिक मीन सभी से इफेक्टेड होता है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन का आंसर चेंज हो रहा है, और बिल्कुल उतना ही इफेक्टेड होगा जितना डेटा इफेक्टेड होता है। चाहे मल्टीप्लीकेशन कर लो, चाहे डिवाइड कर लो, चाहे प्लस कर लो, चाहे माइनस कर लो, लेकिन हाँ नाम पता होना चाहिए, ओरिजिन मतलब +- स्केल मतलब इनटू और डिवाइड करना, ठीक है। तो इससे काफी क्वेश्चंस आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यही वाला है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और बस यहाँ पर और कुछ है नहीं। नेक्स्ट हम लोग मीडियन पढ़ेंगे, आज इतना ही करते हैं, लेकिन ये तुम लोग अच्छे से देखना तो फिर आंसर कर पाओगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।